बता रहे थे कि अब तो यहाँ नहीं आएंगे, अब ये हमने एक कंपोनेंट अलग कर दिया राउटर्स का, तो वहाँ इसको ले जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो साफ सुथरा कोड करते हैं कि एक लाइन में, एक ही लाइन में रिटर्न कर दिया हमने, सही है। एक्स्ट्रा डेफ की जरूरत ही नहीं है, सीएसएस की अभी मिटा दी, इनकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा कोड है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये और लाइन कम कर दी, और लाइन्स कम करनी है, 4 लाइन में मार दो। सर ये ऊपर वाला मिटा दिया, रिएक्ट राउटर फॉर्म वाला। क्या चीज मिटानी है, सब कुछ चीजें सही है। सर नहीं, वो उसके लिए ग्रीन लाइन आ रही है, वो किस चीज की वार्निंग है, ये वो वाली? कोई इसमें वार्निंग एक्टिव हुई हुई है, मेरे को प्लगइन हुआ फिक्स शिफ्ट ऑन कर, क्योंकि प्लगइन एक्टिव हुआ है उसकी कोई वार्निंग वार्निंग आ रही है, ये इस लिंक की वजह से आ रही है, इस लिंक मैंने इनेबल करा हुआ उसको, हो गई थी, ठीक है। यस लिंक का भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत काम का टूल है, बहुत जबरदस्त है जब यूज करेंगे, लेकिन अभी हम टॉपिक पे रहते हैं। राउटर्स में जाते हैं, राउटर में कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट करें यहाँ पर। कंपोनेंट्स का नाम है जैसे कि होम, फ्रॉम, कंपोनेंट्स और होम, होम और अबाउट। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग कोडिंग करें तो कोशिश करें नई नई चीजें एक्सप्लोर एक्सप्लोर करें, नई नई चीजें एक्सप्लोर करें, आसान तरीका ढूंढें। जैसे कि ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, हर चीज अलग अलग, आपको ऐसा तरीका ढूंढें कि आप लोग खाली कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो आपका, और यहाँ पर आप डिस्ट्रक्चरिंग करके सारे कंपोनेंट ले आए, होम भी, अबाउट भी। लेकिन ये होगा कैसे, ये आप सोचें, बहुत आसान है। अभी मैं इसको अलग अलग लाइन में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास दूसरे यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, राउटर जो है हमारे पास पेरेंट हो गया। सर आप एक लाइन में भी कर सकते हैं ना कोर्स को। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे एक लाइन में कैसे इंपोर्ट हो सकता है ये सारा, क्या बेस्ट तरीका होगा। राउटर हमारे पास पेरेंट एलिमेंट होगा। पेरेंट एलिमेंट इसलिए होगा कि जो भी हमें राउटर की कैलकुलेशन करनी है, फंक्शनलिटी करनी है, इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर अंदर रहते हुए करनी है। पेरेंट के बाद चाइल्ड एलिमेंट है, उसका नाम है रूट। ये रूट आपके पास आ गया, इसको सेल्फ क्लोज करते हैं, रूट में टू लिखते हैं। टू से क्या होगा कि मुझे इसको कहाँ पे यूज करना है, मुझे यूज करना है स्लैश पे, मतलब रूट पाथ पे। और इसमें कंपोनेंट कौन सा यूज होगा, कंपोनेंट इसको बता देते हैं यहाँ पर होम। सारी चीजें क्लियर है और हमने बता दिया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा, एप्लीकेशन स्टॉप है हमारी। सर ये V8 राउटर वो भी यही काम करता है सर, रिएक्ट का? कौन सा राउटर? V8 करके नाम सर, ऐसे करके था कोई रूट। V8? जी सर। V8 इंजन है सर। V8 इंजन है, सर नॉट इंजन जस्ट। यहाँ पे टोटल यूज करता है। V8 नॉट जस्ट का इंजन है। V8 इंजन इसलिए बनाया इन्होंने कि नॉट जेएस को आप, जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर रन कर सको, सी प्लस प्लस वाले एनवायरनमेंट में रन कर सको। वर्जन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा होता है। अब ये देखें आपके सामने होम रन हो गया, किस पे, स्लैश रूट पे होम रन हो गया है, और होम का कंपोनेंट नजर आ गया, क्योंकि अभी और बनाता हूँ, नाम रखते हैं रूट, सेल क्लोज कर देते हैं उसको। टू में अब मैं पास करूंगा अबाउट, स्लैश अबाउट। यूआरएल इसी तरह का होता है, कंपोनेंट में हम रखते हैं अबाउट, तो आपने यहाँ पे पास कर दिया है स्लैश अबाउट के नाम पे अबाउट, और सिर्फ सिंगल रूट पे होम, और रूट अबाउट पे अबाउट। तो अभी देखें आपके पास यहाँ पर
दोनों स्विच हो रहे हैं। सर एग्जैक्ट लिख दें वो ऊपर वाले में ना 2 के पहले एग्जैक्ट नहीं नहीं, एग्जैक्ट अभी मैं लिखना नहीं चाह रहा, एग्जैक्ट मैं अलग से बताऊंगा। ये किसी और वजह से हो रहा है, इसमें मुझे स्विच ऐड करना होगा। पहले मैं स्विच ऐड कर देना, फिर मैं देखते हैं प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सर में हमें स्विच भी एक ऐड करना होता है, स्विच ऐड करना होता है पैरेलल एलिमेंट आपने जितने भी हम रूट रख रहे हैं। और अभी हमारे पास ये होम आ गया है। अब मैं यूआरएल चेंज करता हूँ, होम के जगह लिखता हूँ अबाउट, इंटर में करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से अगेन से होम में आ गया। हम लोगों ने चेंज करा था। एग्जैक्ट में खुद ही है ना, एग्जैक्ट में अलग से बताऊंगा, ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट दे दो। सर एक बगैर उसका भी तो बनता है ना, जिसमें पहले पेज का हम लोग डिफाइन करते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को इसका लिए कुछ यूआरएल्स भी बता देता हूँ जहाँ से हम एरर फाइंड करेंगे इसका, मतलब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा आप, यही इसीलिए एक असाइनमेंट की रेपो है जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें काफी चीजें काफी डिटेल्स में रखी हुई हैं। तो उसमें मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, और बहुत पहले के बने हुए हैं, 10 मंथ्स अगो। और ये क्लाउड डॉम का भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, और ये क्लाउड डॉम आप स्टार्ट कैसे करेंगे और एप्लीकेशन कैसे चलाएंगे, और ये पैकेज है क्विक स्टार्ट की मैंने डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी यहाँ दिया हुआ है कि आपकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है सबसे बेस्ट वो कौन सी है। तो ये इसकी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है ये क्लाउड डॉम की। पहले वाले में उन्होंने सिर्फ स्लाइड्स दिया हुआ है, वो नहीं रखा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्लाउड डॉम की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक क्या हुई है, 2 की, ये हमारे पास पाथ होता है। टाइपो हमारे पास फिर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पे पास करते हैं वो हम उसका नाम है पाथ, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं पाथ के साथ हम डिफाइन करते हैं। दो आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, एक पाथ एक कंपोनेंट। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, या तो आप डायरेक्ट कंपोनेंट यहाँ ना बनाएं और इसको सेल्फ क्लोज नहीं करें, रूट को आप प्रॉपर एलिमेंट बनाएं, ओपन करें क्लोज करें और यहाँ पर डायरेक्ट पास कर दें अपना होम। एक तरीका आपके पास ये होता है, और दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट इसी में कंपोनेंट का कंपोनेंट पास कर दें और कंपोनेंट में होम पास कर दें। दोनों तरीके होते हैं आपके पास। पैरामीटर यहाँ पर आपके पास जो भी एट्रीब्यूट होता है वो होता है पाथ और कंपोनेंट। हमारे पास मिस्टेक थी कि हम 2 लिख रहे थे, 2 नहीं लिखते, हम पाथ लिखते हैं। तो दोनों तरीके बेस्ट है, ये वाला तरीका आप यूज करें या ये वाला तरीका यूज करेंगे, सिंगल लाइन में हो जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा कोड लिखना होता है। ये बेस्ट जब होता है जब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स आ रहे हो और आप यहाँ पे अलग अलग इसमें कुछ चीजें बता रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीपल होम्स पास कर दिए, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते थे अलग अलग नाम से, ठीक है। स्विच में अभी थोड़ी देर हटा दूँ, स्विच की हमें जरूरत नहीं है। स्विच की हमें जरूरत नहीं है, स्विच हम बाद में ऐड करेंगे कि इसको स्विच बनाते हैं।
और स्विच को लगा भी देंगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अभी हमने फिर 2 ही राउट बनाए। सेकंड नंबर पे अब हमारे पास है कौन सा राउट, अबाउट स्लैश अबाउट में लिखता हूँ। बताया मुझे अबाउट पे क्या शो होगा, कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट शो होगा। अबाउट शो होगा, होम शो नहीं होगा, होम हट जाएगा। सर होम तो ही ना आएगा, बहुत ही आएगा। होम दिया, होम नहीं आएगा, अबाउट ही आएगा। देखिए हमने होम पे पाथ क्या दिया है, स्लैश, और अबाउट पे क्या दिया, स्लैश एंड अबाउट, मतलब स्लैश और अबाउट दिया है। चलें सर रन आई हैव करते हैं। क्वेश्चन, जब हम राउट करते हैं तो ये पेज अपलोड होता है कि पेज शिफ्ट होता है जो डॉम में ऑलरेडी डाउनलोड हुआ होता है? क्योंकि हमने रिएक्ट पे यही कहा था ना कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अच्छा अभी हम पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है कि मैं डायरेक्ट यूआरएल ओवरराइट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, वरना पेज रिफ्रेश होना बनता नहीं है इसका, और ना होना चाहिए। ये आपके सिंगल पेज ही होता है। ये राउटिंग की एक लाइब्रेरी है। ये क्या करती है कि आपके पैरामीटर पढ़ती है और पैरामीटर के बिहाफ पे आपको रन कर देती है कि आपका जो भी एग्जाम्पल के तौर पे जो भी आपका कोड आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। इसीलिए ये देखें आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी डिटेल में यही चीज़ पढ़ाई हुई है कि ये लाइब्रेरी जो बनाई है उन्होंने सिंगल पेज राउटिंग की एप्लीकेशन है, और ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप मल्टीपल राउटिंग कर रहे हो तो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे तो ये आपके लिए बेस्ट होगी। इसका सिनेरियो क्या होता है, वर्चुअल डॉम होता है। जावास्क्रिप्ट पे ये एक डॉम बनता है, उस डॉम के पास कोई ना कोई कोड होता है, वो कोड रिप्लेस कर देता है वो अपने एचटीएमएल पे रूट पे जो आईडी है हमारी इस पे वो उसको प्रिंट कर देता है डॉम पे। वर्चुअल डॉम आपके एक्चुअल डॉम पे प्रिंट कर देता है। अब जो भी चेंजेस होती है वो सब वर्चुअल डॉम में होती है और एक्चुअल डॉम के पास सिर्फ डेटा जा रहा होता है, तो रिफ्रेश वहाँ पे नहीं होता, सिर्फ जो सर मैं पूछना ये लाइन। चाह रहा हूँ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें हम कहते हैं कि रिएक्ट पे पूरा पेज कभी, लेकिन जब हमने यूआरएल चेंज किया तो वो सर पीछे बैकएंड पे जाके डाटा लाता है कि जो डाउनलोडेड डाटा वही उठा के बस रीडायरेक्ट करता है उसका यूआरएल को सर? यूआरएल पे जो डेटा है डाउनलोडेड उसी को राउट करता है, जाके पीछे से डेटा उठा के नहीं लाएगा। तो बाद में हम लेजी लोड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सिनेरियो अलग होते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कोई डेटा उठा के नहीं लाएगा। आप जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड करेंगे वो पूरा डेटा लोड कर लेगा एक ही साथ। आप जितना डेटा लोड हुआ वो नाम क्लिक करते हैं, उसको नाम करना है। वो अपना एक ही साथ आपको पूरा डेटा लोड कर देगा। अच्छा मैं कुछ कोड आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग भी रखी हुई है। राउट बनाया है मैंने कुछ, और तो कोई कोई और से एप्लीकेशन तो नहीं है। इसमें कुछ एप्लीकेशन रखी है जो काफ़ी पुरानी रखी है, तो मैं आप लोगों को रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। आप लोग हाँ ये ई कॉमर्स की ऐप है। ये लास्ट क्लास में मुझे असाइनमेंट देना था आप लोगों को, जैसन सर्वर पे मैंने आप लोगों को सीनियर दिया था। ई कॉमर्स की ऐप है, इसका सिनेरियो कुछ इस तरह का है। मैंने कुछ बुलेट्स पॉइंट लिखे हैं, आपको एक डैशबोर्ड डेवलप करना है अपने एज असाइनमेंट के तौर पे। इसको मैं पहले से अनाउंस कर देता हूँ। टाइम टाइम है, जावास्क्रिप्ट के क्विज भी थे तो इसलिए मैंने पहले अनाउंस नहीं करा। ये आपको क्या क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। उस डैशबोर्ड में आपके पास जिस तरह से ई कॉमर्स के मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, आपको इस तरह से कार्ड्स बनाने। कार्ड्स में आपके पास क्या क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट का टाइटल होगा, डिटेल होगी, प्राइस होंगे, प्रोडक्ट की इमेज होगी, प्रोडक्ट की आईडी होगी, जो आपके पास बैकएंड पे यूज हो रही होगी, इनपुट फील्ड। तो डैशबोर्ड आपका किस तरह का होगा, डैशबोर्ड आपकी प्रोडक्ट का डेटा अपलोड कर रहा है कि आपने एक डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड में ये 5 इनपुट आपने डिफाइन करे कि आप प्रोडक्ट की टाइटल, डिटेल, प्राइस, इमेज, आईडी आपकी खुद ही उड़ जाएगी। आप अभी फिलहाल जो है प्रॉपर एक काम करें कि आईडी लोकल लगा दें अपने प्रोडक्ट की, और जब आप एक बटन बनाएंगे उस बटन पे जैसे आप पुश करेंगे आपके जो भी डेटा है ये पोस्ट होगा आपके इस जेसन सर्वर पे। जेसन सर्वर पे आपका लोकल चल रहा होगा, चलेगा कैसे, इसकी पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है।
बहुत इजी है। दो दो कमांड्स हैं आपके पास, ये डाउनलोड करें कोड और ये पैकेज इंस्टॉल करें, ये ऐप पुल करें और डायरेक्ट इस कमांड के साथ उसको रन कर दें। ये आपकी यूआरएल पे अवेलेबल हो जाएगा, इस यूआरएल पे लोकल होस्ट 3000। और जब ये रन हो जाएगा तो आप इस यूआरएल के साथ पूरा ऐसा एपीआई हैंडल कर सकते हैं जो लास्ट क्लास में आपने एसिंग पढ़ा है, उसकी मदद से। एसिंग जो पढ़ा है उसकी मदद से आप एपीआई में डेटा रख भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। सेकंड, आपने क्या करना है, एक होम पेज बनाना है। उस होम पेज पे जो भी एपीआई का डेटा है, अच्छा मैं होम पेज पे जो भी एपीआई का डेटा है वो आपको प्रिंट करवाना है होम पेज के साथ। और उसमें आपके पास एक ऐड टू कार्ट का ऊपर मेन्यू मेन्यू में ऑप्शन होगा जो ई कॉमर्स में होता है। जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे होम पेज पे, जो आपके एपीआई का डेटा प्रिंट हो रहा है, तो वो चले जाएगी ऐड टू कार्ट में। और ऐड टू कार्ट में आप जाएंगे अपना ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो आपके पास वहाँ पे यूजर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, क्वांटिटी, ये पैरामीटर आपने लेने हैं और ये भी आपने अपडेट करा देना है उसी एपीआई में। तो ये छोटा सा आपको काम है। और एक और आपको डैशबोर्ड डेवलप करना है। उस डैशबोर्ड पे आपके पास डेटा प्रिंट हो रहा होगा तमाम यूजर्स का जिन लोगों ने ऑर्डर करा है। ये सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, ये असाइनमेंट आप लोगों को कहीं जमा नहीं करवाना, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने दिया है कि आप प्रैक्टिस करें। आप लोग सोचें कि किस तरह से डेटा उठाना है, एपीआई में कैसे रखना है। एपीआई अभी आपके पास नहीं है तो उसमें मैंने जेसन सर्वर, एक लोकल एपीआई आपके सिस्टम में रन जैसे होती है, आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, रिएक्ट की भी यहाँ पे पॉइंट है, रिएक्ट हुक गुड एक्सेप्टेड। ये आपके पास एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें राउटर से ही बनाया हुआ है मैंने, इसमें सारी चीज़ें बनी हुई है, इसमें हिस्ट्री अलग से बनी हुई है और काफ़ी डिटेल में ये बना हुआ है आपके पास। ठीक है, कंपोनेंट इसको क्यों रन नहीं कर रहा है, ये इसका मुझे तो इसमें टाइपो आ रहा है। तो इसको अलग से बना देता हूँ एज अ ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे हमारे पास अबाउट है और यहाँ पे हमारे पास होम है। तो होम में रहना चाहिए और ये अबाउट और होम दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। साथ प्रिंट नहीं हो रही है इसका मतलब है कोई छोटा सा इसमें एरर है जो वो आ रहा है, उसको आने प्रिंट चाहिए। सर राउट्स लगाएंगे। क्या चीज लगाएंगे, राउट्स लगाएंगे कहाँ पर? राउट्स का मेरे ख्याल में है, एक कंपोनेंट चेंज हुआ था रिसेंटली। राउट की जगह राउट्स आ रहा है ई एस के साथ, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। ठीक ये है ना आप राउटर लग, हाँ जी। अच्छा, इस तरह का तो कुछ नहीं है। एक मिनट में इसको कोड चेक करें।
आई थिंक सो कि प्रॉब्लम कुछ और है, इसकी कोई लाइब्रेरी से डिपेंडेंसी में कोई प्रॉब्लम है इसमें, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, और पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसा हो। उसकी अगर हिस्ट्री भी अलग बना दूं, लेकिन उसमें मसला कुछ हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है। सर ये मैंने मैसेज के इस तरह यूज करके देखिएगा प्लीज। हाँ मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैसेज ओपन नहीं हो रहे हैं। कोड आपने मुझे दिया है और मैं कोड को यहाँ पे अगर ड्राई है देखने को। एक्चुअली मैंने स्विच के साथ यूज किया था, आई एम सॉरी, मैंने स्विच लगाना भूल गया, मैं स्विच के साथ यूज किया था इसको लास्ट टाइम। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मैंने भी इसी तरह यूज करा है। ये कंप्लीट मैंने कोड भेजा है, मैंने आपको स्विच के साथ यूज किया था लास्ट टाइम और ये परफेक्टली चल रहा था सही मेरे पास। ये चलता है कोड, ये प्रॉब्लम कुछ और लग रही है मुझे, कुछ लाइब्रेरीज में डिपेंडेंसीज में कुछ प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ उसको प्रोजेक्ट प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम ही कुछ और है। अच्छा तो ठीक हो गई, मैंने उसको स्विच हटा दिया है। स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि वो कुछ सेंटेंस उसका चेंज हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ एक बार क्या चेंज हुआ है। स्विच हटा दिया मैंने, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है हमारे पास। अभी हमारे पास वापस से रिपीट करते हैं कि हमारे पास स्लैश यूआरएल है, तो हमें नजर आ रहा है लोकल होस्ट 3000 पे होम। अगर मैं यहाँ यूआरएल चेंज करता हूँ अबाउट, और अबाउट से मैं चेक करता हूँ तो देखिए मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए, होम और अबाउट। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ मैंने बताया हुआ है कि स्लैश पाथ पे होम चल जाए और स्लैश अबाउट पाथ पे अबाउट चल जाए। अब यहाँ के सिनेरियो में क्या होता है, राउटर जो है हमारे पास वो दो रूट देखता है कि वो कहता है यहाँ पे स्लैश है, स्लैश का चाइल्ड है अबाउट, तो वो इसके पेरेंट को भी रन कर देता है और चाइल्ड को भी रन कर देता है। एग्जैक्ट पाथ नहीं आता, बल्कि उसका सब पाथ बन के वो यूज हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे यही सिनेरियो है, जब आपने यहाँ पे होम यूज करा तो ये होम यूज हो गया, जब आपने यहाँ अबाउट यूज करा तो होम और अबाउट दोनों आ गए, क्योंकि वो उसका सब पाथ बन रहा है। सब पाथ जो उसका रिलेटिव पाथ जो भी बन रहा है वो दोनों चीजें उठा के ला रहा है। इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, ये फायदा है आपका कि आपका कोई पेरेंट एलिमेंट हो उसमें चाइल्ड एलिमेंट भी यूज हो जाए। दूसरा, आप इसको एग्जैक्ट कर सकते हैं। आप चाहें कि अगर मैं जो स्लैश पाथ पे यूज कर रहा हूँ ये एग्जैक्ट हो जाए सेम इसी पाथ पे, इसके बाद इसका अगर कोई चाइल्ड कोई बना है तो उस पे ये ना चले, एग्जैक्ट हो जाए स्पेसिफिक इस पाथ पे। अब क्या होगा कि जब स्लैश पाथ पे आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो होम प्रिंट होगा, और जब स्लैश अबाउट पे रन करेंगे तो अबाउट तो रन होगा लेकिन ये होम रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एग्जैक्ट का यहाँ पे बताया। अब देखें आपके पास अबाउट आ गया, और आप यहाँ पे सिंपल रन करेंगे तो ये आपके पास होम आ गया। सही है, होम और अबाउट दोनों चल गए, पाथ भी एग्जैक्ट हो गया। आपके अबाउट का कोई चाइल्ड बनाए, एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई चाइल्ड बनाए इस तरह का, अबाउट में भी कोई ABC आ रहा हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दें तो क्या होगा, ये दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे। अबाउट वाला सिर्फ अबाउट पे चलेगा और ABC वाला ABC पे। अगर आप एग्जैक्ट ना लिखें तो जो अबाउट में कंटेंट है वो ABC पे भी लगेगा। मतलब आपको इस तरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई केस आता है कि आपको इस तरह लगाने की जरूरत है तो वो बिल्कुल नहीं होगी आपको, आपका ये डायरेक्ट केस चल जाए। ठीक है, तो ये कैसे बहुत एग्जैक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या चीज, एग्जैक्ट आपने बोला ना कि केस नहीं आएगा सबके पास। आपके पास वो जो पाथ है वो एग्जैक्ट हो जाएगा इस लोकेशन पे, इसके अलावा जो उसमें डेटा है वो कहीं और प्रिंट नहीं होगा, इसके चाइल्ड में नहीं जाएगा वो डेटा।
एग्जैक्ट की मदद से। जिस तरह होम वाले केस में देखा, जब हमने अबाउट ऑन करा तो होम भी आ रहा था, क्योंकि वो उसका पाथ जो है वो रेलेवेंट है, वो इसी का चाइल्ड है। ठीक है, तो क्या सर एग्जैक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए? एग्जैक्ट करना चाहिए अगर आपको सेग्रीगेट रखना है दोनों को। जब आपको सेग्रीगेट नहीं रखना तो आप एग्जैक्ट यूज ना करें। जी ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एबीसी के नाम का कुछ अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाया था। तो अबाउट और होम दोनों चलेगा। अब एक केस आता है हमारे पास नॉट फाउंड का, कि अगर अबाउट तो सही है, अबाउट प्रिंट हो जाए, होम है तो सही है, होम प्रिंट हो जाए। अगर कोई पेज अवेलेबल ही ना हो, जैसे स्लैश होम तो अवेलेबल नहीं है, या स्लैश कॉन्टेक्ट तो अवेलेबल नहीं है, या स्लैश समथिंग तो अवेलेबल नहीं है, तो इस पर आप क्या करेंगे? आप कोई भी यूआरएल हो सकता है आपका। तो सर हम वो एरर लगा रहे थे 404 का। 404 का, बिल्कुल। आप यहाँ पे एक नोट फाउंड का या 404 का एक फाइल बना लेते हैं नोट फाउंड के नाम से, या बहुत और इजी कर लेते हैं 404.js। यहाँ पे आपको इजी क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ, होम से कॉपी कर लेते हैं डेटा। ये एक नोट फाउंड का हमने कंपोनेंट बना दिया, और इसको राउटर में इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको यूज कर लें। सर ये फ्रेशर्स पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, जैसे लास्ट वाला है, आज वाला है? नहीं, सेशन ये पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। लेकिन आपके लिए उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और आपकी क्लास बहुत पीछे रह जाएगी जब तक इसकी क्लास जरूर लें। और कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों की हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो अगर वो किसी के काम आ सकती है तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, नोट फाउंड पे क्या यूआरएल आएगा, कोई बताएगा मुझे? नोट फाउंड पे क्या यूआरएल आएगा? अब नोट फाउंड तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई कोई ये वाला पाथ लगा रहा है, कोई एबीसी लगा रहा है, कुछ समथिंग स्लैश एबीसी। नोट फाउंड तो हमें सब पे चलाना है ना, जो हो ना मौजूद। तो नोट फाउंड पे हम क्या करें? स्टैटिक लगा दें, फिर कोई भी हो पाथ। सर लगा लें। लेकिन स्टैटिक लगाने से क्या हुआ, एक फायदा तो हो गया मुझे कि कुछ भी समथिंग पाथ पे 404 चल गया। अगर यहाँ मैं एबीसी स्लैश एबीसी और स्लैश कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए वहाँ 404 चल गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अबाउट रखता हूँ, अबाउट तो ओपन है ना, तो 404 अबाउट पे भी आ गया, क्योंकि उसको तो हमने स्टैटिक लगाया ना, वो सब पे आ गया। अबाउट तो हमारे पास डेटा है, डेटा प्रिंट हो रहा है, लेकिन 404 भी प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास है स्विच। अब फर्स्ट टाइम स्विच में हमें दी थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब शायद देख लेना चाहिए। चलो, स्विच भी चल गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके काम आएगा स्विच। आप स्विच के यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट यूज करेंगे, इसमें आप तमाम अपने एलिमेंट यूज करेंगे, साथ में स्लैश रूट अबाउट स्टैटिक। अब आप होम यूज करते हैं तो आपके पास होम आएगा, स्लैश अबाउट यूज करते हैं तो अबाउट आएगा, स्लैश समथिंग कोई अगर प्रिंट करता है तो देखिए अभी भी अबाउट आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? और अगर मैं यहाँ पे नॉट फाउंड रखता हूँ तो देखिए अब नॉट फाउंड आ गया, यहाँ पे देखिए नॉट फाउंड आ गया। मैं कुछ भी लिखा, नॉट फाउंड आ गया। उसकी हायरार्की चेंज करनी पड़ेगी कोड की। लेकिन अगर अबाउट के मैं समथिंग में जाता हूँ तो नॉट फाउंड नहीं आ रहा, तो अबाउट ही आ रहा है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट सर नहीं वो लिखा फिर हुआ, हमें अबाउट पता में है। दोबारा ऐसे राउटर लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हमें पता है अगर हम एग्जैक्ट नहीं लिखते तो क्या होता है, इसके सब पाथ पे भी ये कंप्लेंट चलता है। सही है, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ तो वो सब पाथ पे भी कंप्लेंट जा रहा है। अगर मैं अबाउट पे एग्जैक्ट लिख देता हूँ, अब वो सब पाथ पे नहीं जाएगा, अब वो क्या लाएगा, नॉट फाउंड लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट की मदद से हम इस चीज को रोक सकते हैं, और स्टैटिक की मदद से हम सबको ले आ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत इजी हो गया स्ट्रक्चर, नोट फाउंड का पेज भी बन गया, अबाउट भी बन गया, और होम भी बन गया।
अब जाते हैं अपने पेजेस में, जैसे कि होम। मैं यहाँ पर कुछ हेडर बना रहा हूँ। हेडर किस तरह से बनेगा, यहाँ पर मैं कुछ एंकर टैग बना रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं एंकर टैग से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एंकर टैग किस तरह चलता था। यहाँ पर आपने बता दिया स्लैश अबाउट। ठीक है, और होम में आपने अबाउट बता दिया, अबाउट में आपने जाकर बता दिया होम। ये होम पेज है और ये अबाउट पेज है। ये देखें, ये होम पेज है। होम पेज पे अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट पे चले जाता है, ये अबाउट पेज है। और यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पे चले जाता है। आप एक बैड प्रैक्टिस यहाँ देख रहे होंगे, वो क्या है, कोई किसी को नजर आ रही है यहाँ पे एक सबसे बुरी चीज जो नहीं होनी चाहिए? जी सर, एड्रेस बार में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। पेज रिफ्रेश हो रहा है, सर पूरा पेज रिफ्रेश हो। पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम तो सिंगल पेज यूज कर रहे हैं, पेज रिफ्रेश तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एंकर टैग, यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे, यहाँ भी हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज लिंक। करेंगे। लिंक, रिएक्ट राउटर डॉम से हम इंपोर्ट करेंगे लिंक, और एंकर टैग की जगह आप यूज करेंगे लिंक, और href की आप जगह यूज करेंगे आप टू। ठीक है, रिप्लेस हो गया। इसी तरह आप देखते हैं। अब मैं होम पेज पे हूँ, अब मैं होम अबाउट पे हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ तो देखें रिफ्रेश नहीं हुआ, लेकिन अबाउट से होम पे जाता हूँ रिफ्रेश हो रहा है। देखें होम से अबाउट पे नहीं हो रहा। उस पेज पे भी जाके चेंजेस कर देते हैं, लिंक इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक राउटर डॉम, क्या इंपोर्ट करना है, लिंक फ्रॉम। यहाँ पर भी इसी तरह से रखते हैं, लिंक आ जाता है हमारे पास, href की जगह टू आ जाता है। अबाउट हो गया। अब देखें पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, सही है। अब देखें पेज चेंज भी हो रहा है, राउट चेंज भी हो रहा है, यूआरएल भी चेंज हो रहा है। आप नोट करें पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। ये फायदा है आपका वर्चुअल डॉम का। वर्चुअल डॉम क्या करता है कि जहां पर चेंजेस है स्पेसिफिक, सिर्फ वहीं जाके चेंज करेगा और बाकी चेंजेस नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं कोई अगर काउंटर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई काउंटर चला रहा हूँ, यहाँ पे पेज पे मल्टीपल चीजें, और काउंटर जो है हर थोड़ी देर बाद अपडेट हो रहा है, तो वर्चुअल डॉम क्या करता है, सिर्फ उस काउंटर की वैल्यू उठाकर एक्चुअल डॉम पर रिप्लेस करता है, बाकी वैल्यू रिप्लेस नहीं करता। मतलब वर्चुअल डॉम का ये फायदा है, जो पेज में एक्चुअल चेंजेस आ रही है ना, सिर्फ उन्हीं को रिप्लेस करता है। बाकी जो चीजें पहले से रखी हुई हैं, जो जिसमें कोई चेंज नहीं आया, उनको रिप्लेस नहीं करता। तो उसका मतलब ये है कि वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम से चेंज होने से पहले मैच करता है कि क्या चेंजेस हैं, सिर्फ चेंजेस जाके रिप्लेस करता है, बाकी चीजें रिप्लेस नहीं करता। तो उससे हमारा पेज का लोड भी लाइट वेट रहता है। तो राउटिंग तो आपको समझ आ गई बहुत अच्छी। अच्छा, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट आप लोगों ने पढ़ लिया लास्ट क्लास में? अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन है, अभी तो आपने इसमें लाइब्रेरी यूज की ना, रिएक्ट डॉम आपने लाइब्रेरी यूज कर ली। अच्छा, जब आप हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, तो वो आप क्या कहना चाह रहे थे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से ये मेरा समझाने का तरीकेकार ये है कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइब्रेरी से हो रही हैं, लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट में ही बनी हुई है। और जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। और जितने भी ये सारे काम मैं लाइब्रेरी से कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हो सकते हैं। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जो चीज़ बनी हुई है उसको बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट राउटर, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ नजर आ गया मुझे। तो ये बेसिकली वो डॉम को वो कुछ मैनिपुलेट करते हैं। जी, मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। ओपन नहीं हो रहा, मैं डायरेक्ट यहीं से ओपन कर लेता हूँ। देखें,
मैं लिंक पे जा रहा हूँ, ये पेज इसने उसको ओपन करा है। तो उन्होंने देखें क्या करा, पूरी जावास्क्रिप्ट ही लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखें उन्होंने कोई इंटरफेस बनाया है, ब्राउजर राउट के प्रॉप्स रीड कर रहे हैं, कॉल बैक यहाँ पे आया है, कॉल बैक भी देखेंगे, मैसेज कॉल बैक, ये पूरी इन्होंने फंक्शनलिटी लिखी है बहुत बड़ी, आप इसको देख सकते हैं। बहुत इजी होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग चलाना होगा कि इसमें क्या क्या स्टेप्स यूज हो रहे हैं। ये डिफाइन नॉन मॉडल में कहाँ रखी हुई है, इंडेक्स और टीटीएस ये कहीं रखी हुई है, इसको तो गई थी मुझे नहीं मिली, लेकिन ये डेटा देखें सारा समय छोड़ा, रिटर्न टाइप, बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, इसमें आप प्रैक्टिस करने आएंगे तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें, अलग लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप इसकी डायरेक्ट गिटहब की रेपो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं सर ठीक है, वो तो अब तो लाइब्रेरी कोड वो देख लेंगे, लेकिन जैसे वो आपने पूछा जावा हम क्या यूज करेंगे, तो हमारे उस एग्जिस्टिंग नॉलेज के मुताबिक हमें क्या कहना चाहिए था? आपको ये कहना चाहिए था कि अगर बना हुआ नहीं होगा तो आपको कस्टम बनाना होगा, और अगर कस्टम जावास्क्रिप्ट से ही, मैं ही तो कह रहा हूँ। ये देखें, ये इसका कोड रखा हुआ है रिएक्ट राउटर डॉम का, ये तो किसी नहीं किसी रखा हुआ है डेवलपर ने, रिएक्ट राउटर डॉम का ऑफिशियल कोड शायद यहाँ से आ जाए। हाँ तो गिट का ऑप्शन होगा, इस पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर यू शुड टेकर गिटहब साइट पे गिटहब की रेपो का लिखा हुआ है, ये रहा, इसको ये नहीं देखें। हाँ जी, मैं ये सिर्फ इसलिए ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ रिएक्ट राउटर के नाम से, ये गिटहब है इसकी, इस पर पूरा कोड रखा हुआ है इन लोगों ने। ये बनाई भी किस पे है, देखें 86% उन्होंने जावास्क्रिप्ट यूज करी है, 4.6% ऑब्जेक्टिव सी के उन्होंने कुछ यूज करा है, कुछ सीएसएस यूज करी है, ईजीएस यूज करी है, 1.4% जावा। ये सारी चीजों की मदद से, इन सारी चीजों की मदद से इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है, और उस लाइब्रेरी का कोड यहाँ रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे पैकेजेस में आप जाएं, ये रखा हुआ है रिएक्ट राउटर डॉम। सही है, रिएक्ट राउटर डॉम हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला पैकेज है वो, इसके आप इंडेक्स में जाएं तो इस तरह का देखें इन्होंने ए प्लस लगाया हुआ है। एनवायरनमेंट वेरिएबल हम नोड जेएस में देखेंगे क्या होते हैं, मॉड्यूल एक्सपोर्ट, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्विच हम लोग अभी यूज कर रहे थे, लेकिन स्विच क्या कर रहा है, तो इस तरह से ये सारी चीजें आप ये सब टोटल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है सर, उसको हमें असल में कहना चाहिए था हम नहीं कर सकते राउटिंग। नहीं कर सही, सकते मतलब रिएक्ट ये मैं डेवलपर्स ने बनाई आपको है या फिर सही रिएक्ट डेवलपर्स ने बनाई है या फिर किसी आम बंदे ने बनाई है? रिएक्ट के डेवलपर्स नहीं बनाई है, ये रिएक्ट से ऊपर के डेवलपर्स ने बनाई है, ये जो लोग अच्छा जावा सी ऊपर मैं बता देता हूँ। ये सब चीजें बताने का मकसद ये है कि आप लोग ना लिमिटेड ना हो जाए कि बस हम इतना ही कर सकते हैं, इससे आगे का काम हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग लिमिटेड ना हो जाए, इसलिए ये सब बताने का मकसद है कि जो लाइब्रेरीज बनी हुई है वो सारी चीजें मैनुअल हो सकती हैं, लाइब्रेरी भी हमारे और आपके जैसे किसी ने बनाई है, आप लोग इस पर R&D करके उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि आपकी भी जो लाइब्रेरी मार्केट में आए, बताने का मकसद ये है। थिंक तो रिएक्ट नहीं आ रही, आप करें लाइब्रेरी आएगी अभी तो स्टार्ट, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है रिएक्ट में क्या है, आप लोगों ने गिनती की चीजें देखी हैं, रिएक्ट से बड़ी जावास्क्रिप्ट है। अच्छा हम लोगों ने सिंगल पेज देख लिया, सिंगल पेज में राउटिंग देख ली, 404 पेज देख लिया, अब मुझे ये बताएं कंपोनेंट डिड माउंट या रिएक्ट की क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल कौन बताएगा मुझे? क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल बताना चाहेगा कोई, क्या होता है? वो डेड माउंट विल माउंट वाले। जी लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना हमने। अरे वो इतनी स्पीड में पढ़ा था कि समझ ही नहीं। यार तो सर आप यूज इफेक्ट्स यूज कर लिए, वो तो अब तो रिएक्ट भी बाय डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट देता है। बिल्कुल, लेकिन पता होना तो चाहिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको पता तो होना चाहिए। डेड माउंट यूज होता है जब आपका कंपोनेंट लोड होने से पहले आपको कोई डाटा लाइक किसी एपीआई से लेकर आना हो तो आप डेड माउंट यूज करते हैं,
और ड्यूरिंग वर्किंग के दौरान कोड चल रहा है और फिर आपको डाटा लाना हो तो आप आई थिंक विल माउंट यूज करते हो। अपडेट नहीं होता सर? सर पहले ये तो ये नहीं मुझे मालूम सॉरी कि प्रेफरेबल क्या है, कंपोनेंट बनाना प्रेफरेबल है या क्लास बनाना है, क्या चीज हमें प्रेफरेबल बनाना जो है वो कंपोनेंट तो दोनों कंपोनेंट है। है? यानी ये जो मैं फंक्शन प्रेफर करूंगा कि आप फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करें, मैं प्रेफर करूंगा कि आप फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करें, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से चल रही है तो उसका जो कोड डिज़ाइन है और जो भी आपके प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, वो ये कहता है कि आप क्लास कंपोनेंट यूज़ करें और आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है। सही है। तो इसलिए प्रिंसिपल जब होगा, प्रिंसिपल कब होगा, जब ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या चीज़ अच्छी है, कोई नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा होगा जहाँ पे आपकी वहाँ पे ओनरशिप होगी, तो प्रिफरेबल होगा कि भाई आप फंक्शनल कंपोनेंट पे जाएं। लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से चल रही है और वो क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी क्लास यूज़ करनी है। सही है। तो ठीक है। तो उसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस पता होनी चाहिए, R&D स्किल्स होनी चाहिए। R&D स्किल्स क्या होती हैं? मुझे पता है फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करना है, मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, अपडेटेड हूँ, लेकिन मैं किसी प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, वो मुझे पे कर रहा है, उसके क्लाइंट है वो क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहा है, उसको मैं मना नहीं कर सकता कि भाई मुझे नहीं यूज़ करना क्लास, मुझे तो नहीं आता। मुझे उसको फौरन फौरन पढ़ना होगा, सीखना होगा और उसको काम डिलीवर करना होगा टाइम पे। इस तरह की 10 चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी जो आपको नहीं आती होंगी, हो सकता है वो आउटडेटेड हो, जिसकी आपको नहीं आती हो, तो आपको पढ़ के करना पड़ेगा। डिबगिंग का ही होता है। डीबगिंग का सारा काम इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोड कर रहे होते हैं लॉजिक तो थोड़ी सी होती है, बाकी तो ये होता है आपकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। हम सबसे पहले यूज स्टेट एक बार देख लेते हैं। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यूज स्टेट। ठीक है। यूज स्टेट क्या है हमारे पास? स्टेट है, कौन का वेरिएबल लगाऊं या मैं लेट का लगाऊं? होपफुली मतलब हमें लेट का ही लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज स्टेट। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, यूज स्टेट को इस तरह कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0। ये क्या है, मेरे पास एक लोकल स्टेट आ गया है। लोकल स्टेट क्या है कि मेरे पास स्टेट क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू सेव हो सकती है, कोई भी लोकल डेटा हमारे पास अपने लोकल स्कोप पे अगर सेव हो सकता है तो उसको हम कहते हैं स्टेट, और अगर सेव नहीं हो सकता तो हम कहते हैं स्टेटलेस। अभी हमने क्या करा, स्टेटलेस से हम कोई भी हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम अपने पास लोकली डेटा मैनेज कर सकें, लाइफ साइकिल मैनेज कर सकें, डेटा रीड करें, डिलीट करें, अपडेट करें। लेकिन स्टेट आ गए हमारे पास। 0 मैंने एक इनिशियल इसका वो लिया है। डिस्ट्रक्चरिंग होती है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? डिस्ट्रक्चरिंग में बताया दूं क्या होती है। आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओबीजे, और इसमें आपके पास डेटा रखा हुआ है यहाँ पर समथिंग। सही है। और आपके पास इसमें कुछ और रखा हुआ है। सही है। मतलब कुछ भी डेटा रखा हुआ है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आप अगर डेटा उठाएंगे तो आपके पास डेटा आएगा, ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट डॉट क्लासेस उठाएंगे तो आपके पास क्लासेस आएंगे, ऐसा ही है। सही हो ना? लेकिन हर जगह आपके पास कॉमन क्या है? ओबीजे। दोनों जगह कॉमन है। आप यहाँ पे बनाएंगे लेट क्लासेस इक्वल और लेट डेटा, रेलेवेंट नाम रखते हैं ना हम, जो हो उसी का नाम रखें। तो आपके दो दो वेरिएबल जा रहे हैं एक ही जगह से डेटा उठाना है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या करेगी? डिस्ट्रक्चरिंग बोलेगी आप लेट लिखो और ये लगा दो कर्ली ब्रेस। ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रेसेस, एरे है तो एरे वाला ब्रेस। आप बता दो आपका डेटा कहाँ है। मैंने बता दिया ओबीजे में। ओबीजे में डेटा। अब देख लो क्या क्या उठाना है। मुझे उठाना है यहाँ से क्या डेटा उठाना है। सही है, ठीक है, कॉमा। और क्या उठाना है? क्लासेस उठानी है। अब ये क्या हुआ, ये डेटा डेटा ये वेरिएबल है और ये डेटा इस ऑब्जेक्ट से डेटा भी ला रहा है। क्लासेस क्या है? ये एक वेरिएबल है और इस क्लासेस ये ऑब्जेक्ट से डेटा, मतलब ये जो काम ये हो रहा है ना, समझ लो सेम काम ये यहाँ पे हो चुका है।
अब आप कंसोल में डेटा चेक करोगे तो ये डेटा आएगा, कंसोल में क्लासेस चेक करोगे तो ये क्लासेस आएंगी। यहाँ पे आप अलग अलग लाइन में कर रहे थे, यहाँ पे एक लाइन में कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चर। यही चीज एरे में भी हो सकती है। एरे में कैसे होगी? यहाँ की जगह एरे होती, अगर यहाँ पे एरे होती आपके पास, एक बात इस तरह से, तो आप क्या करते? आप यहाँ पर इसको एज एरे हैंडल करते। नीचे एक क्वेश्चन है जी सर, फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है, जो फॉर एग्जांपल अच्छा, यहाँ भी एरे ही है यूजर साइड में। जी बोल पूछा सर। अब फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट था, तो उसमें अगर हम चेंज करते तो ये जो हमने रिस्ट्रक्चर किया था, ये जो इनके जो दो वो वेरिएबल्स थे, ठीक है, तो फिर ये भी चेंज हो देंगे? हाँ, वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने बाय रेफरेंस और ये सब चीजें पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट में कि रेफरेंस किस तरह पास होता है और रेफरेंस को हटाया कैसे जाता है। अच्छा, यूज स्टेट से मुझे दो चीजें उठानी है, यूज करनी है। पहला है क्या है मेरे पास? स्टेट। दूसरा क्या है? सेट स्टेट। सेट स्टेट मेरे पास मेथड सेट क्या है जी? सेट लगाते हैं हम, डिस्ट्रक्चर करते हैं, जब यूज स्टेट लिखते हैं तो हम सेट जरूर लिखते हैं, मतलब ये सर काइंडली समझा दीजिए। अच्छा, मैं वापस से एक चीज रिपीट करता हूँ। कुछ जगहों पे हमारे पास होता है ऑप्शन कि हम सीक्वेंस यूज करें, सीक्वेंस, और डेटा जो है आपके पास वो एनोनिमस होता है, तो ये भी वही जगह है, एरे। अच्छा, ये प्लीज आप अपने पास म्यूट कर लें। सर ये काइंडली समझ नहीं आया, दोबारा मैं दोबारा ये बता, समझ नहीं आया, काइंडली दोबारा। आप पैरामीटर से डेटा कैसे उठाते हैं? कुछ भी नाम यहाँ दे देते हैं, ऐसा ही है? जरूरी है प्राइम लिखें? नहीं सर, कुछ भी लिख दें। क्यों? उसकी वजह क्या होती है? हमारा जो भी पैरामीटर हम कुछ भी नाम से लिख सकते हैं। वो फिर गेट कैसे करेगा डेटा? सर देखिए, वो नीचे जाके हम करेंगे ना गेट डाटा के यूज के अंदर। मतलब वो क्या, कौन सी वाली लॉजिक यूज कर रहा है कि वो अपना सीक्वेंस देखेगा? पहले नंबर पे जो है वो ये वाला है, सेकंड पे ये वाला है, सही है? क्या सर? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो जब एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं ना, ये क्यों, कौन सी डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है? एरे की। ऑब्जेक्ट की होती है तो ऑब्जेक्ट का डेटा लिखना जरूरी है, नाम एक्यूरेट होना जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट की हो रही है, जैसे ये क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो जरूरी है कि भाई नाम हमें यूज स्टेट ही लिखना है, क्योंकि डेटा आ रहा है। एरे में तो हमें नाम ही नहीं पता होता। पता होता है एरे में हम किस पे डील कर रहे होते हैं? सारा इंडेक्सेस पे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये 0 इंडेक्स है और यहाँ पर ये 1 इंडेक्स है। आप इसको कुछ भी नाम दे दें, मैं इसको दे दूँ ABC और इसको यहाँ पे दे दूँ ABCD, अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट क्या होता, मुझे पता है कि मेरे पास डेटा गेट करने का और ये डेटा सेट करने का। मैं इसको इस तरह लिख सकता था, गेट ABC और सेट ABC, ताकि समझने आने वाले को समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। और शॉर्ट कर लेते हैं, गेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेट लिख तो दिया, सिर्फ ABC और सेट ABC। तो इसी तरह हमने रखा है स्टेट और सेट स्टेट। जरूरी नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा काउंटर बनाते हैं। होम पेज है, होम पेज की जगह लिख रहा हूँ काउंटर। काउंटर की जगह मैं स्टेट यूज कर रहा हूँ। स्टेट की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए? 0। सर ये जो हमने लिखा हुआ है स्टेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, हम इधर पूरी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक बयान कर सकते, कोई भी लिख सकते हैं ना अपनी लॉजिक? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके पास डेटा टाइप है इंटीजर, वो लिख दी मैंने। स्ट्रिंग लिख सकता था मैं, ऑब्जेक्ट लिख सकता था मैं, बूलियन लिख सकता था। हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, वो सेट और गेट जो है दोनों के इक्विवेलेंट नीचे आके कहीं भी हम उसे पैरामीटर्स की तरह से अपने पैरामीटर पास करके बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू सर। अगर हम ऑब्जेक्ट लिखता तो उसमें सेट स्टेट डॉट डॉट करके ऑब्जेक्ट में गेट कर सकता था। अच्छा, अभी इंक्रीमेंट का बटन बनाया है, इंक्रीमेंट के बटन पे मैं लगा रहा हूँ। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है। देखिए, इंक्रीमेंट का बटन है, इंक्रीमेंट का बटन है। इस पे कौन सा इवेंट पास होता है, कोई बताएगा? ऑन क्लिक सर। अच्छा, ये इवेंट क्या होता है? जो भी सर हम करते हैं एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कॉल टू एक्शन होता है सर ये।
और कॉल टू एक्शन। अभी हमारे पास अगर हम फ्रंट एंड पे हैं तो इवेंट क्या क्या है हमारे पास, कौन कौन सा एक्शन होता है फ्रंट एंड पे? ऑन क्लिक, होवर, ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, कोई भी कीबोर्ड पे कोई बटन क्लिक वगैरह ठीक वो। है। अगर आप बैकएंड पे हैं, अगर आप किसी बैकएंड सर्वर पे हैं, तो वहां तो माउस कीबोर्ड नहीं है, वहां कौन सा इवेंट होंगे? सर वो वहाँ एपीआई गेट सेट रिमूवल है। सेट पोस्ट डिलीट अपडेट। सर ये एपीआई के सही बोले हैं भाई ने। हाँ, तो वो कस्टम इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। जरूरी नहीं है कि इवेंट हमेशा ऑन क्लिक हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप बैकएंड पे हैं तो एपीआई के इवेंट होंगे। कस्टम इवेंट आप अपने भी बनाते हैं, इवेंट ट्रिगर, इवेंट इमेट। हम लोग इंशाल्लाह अगर नोट जेएस पे गए तो ये चीज़ें देखेंगे। अच्छा, ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ कोई ना कोई सा इवेंट, डेटा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के नाम का एक फंक्शन, यहाँ मैं उसको बना देता हूँ कॉन्स इंक्रीमेंट। और ठीक है, कॉन्स लिखना जरूरी है या नहीं? अच्छा, तो हम इसको एरो फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई कंसोल प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ट्रिगर या क्लिक। मॉड्यूल एरर, नाम गलत है हमारा, नाम गलत है। सर ये मैं अंदर ही मैप करने हैं ऑन क्लिक के। नहीं, मैं अलग से बनाना चाह रहा हूँ। तो नाम चेंज ही क्या मसला है? आई थिंक इंक्रीमेंट रिजर्व वर्ड है। नहीं नहीं, रिजर्व वर्ड नहीं है, हो गया वो। कुछ मेरे पास आई थिंक कोई कैशे की प्रॉब्लम हुई है ब्राउजर में। हर चीज में एरर आ रहा है, शुरू में भी तो सही हो जाती है रिफ्रेश हो गया। सही है, तो यहाँ पर कुछ ट्रिगर होना चाहिए। क्लिक ट्रिगर हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि डेटा लाना चाह रहा हूँ। डेटा क्या है हमारे पास, सेट स्टेट करना है। सेट स्टेट में मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे पास स्टेट रखा हुआ है, ये जो भी स्टेट रखा हुआ है इसमें करना है +1। हो गया, अपडेट हो गया। अगर यहाँ मैं कॉन्स लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी? सर वैल्यू नहीं चेंज एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर आएगा? रीड ओनली हो जाएगा। कुछ भी नहीं आया नहीं, एरर तो नहीं आया। सर आना नहीं चाहिए था कांस्टेंट वैल्यू थी। सर हम एरे को सर हम एरे के इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं, एरे को पूरे को रीअसाइन नहीं कर रहे। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा सोच लें इसका आंसर क्या है, क्या चेंज सर वो करें? बेसिकली फंक्शन है दोनों, तो वो सेट स्टेट तो एक फंक्शन है, तो इसलिए वो एरर नहीं आया। वो फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और उसको अच्छा, अभी पैरामीटर हम क्या पास चेंज कर रहे हैं? इस स्टेट स्टेट से हम क्या चेंज कर रहे हैं? क्या ये स्टेट चेंज कर रहे हैं? यस सर, ये नहीं, स्टेट चेंज कर रहे हैं हम इसमें। हम ये वाला स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। हम ये यूज स्टेट का 0 है ना, इसको अपडेट कर रहे हैं। सही है। सेट स्टेट क्या कर रहा है? सेट स्टेट कॉल हो रहा है। कॉल होके कहाँ जा रहा है? पैरामीटर से डेटा जा रहा है, पहला पैरामीटर है ना। तो इस यूज स्टेट के इसको अपडेट कर रहा है। कौन को चेंज ही नहीं कर रहा, कौन अपनी जगह सेट है। हाँ, ये कब प्रॉब्लम आती है? ये प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब मैं यहाँ पे इसको +1 के बजाय है ये कर देता, अब आती प्रॉब्लम। अब ये क्या करेगा पता है ना सबको क्या करेगा? एग्जिस्टिंग वैल्यू में ये दो काम कर रही है लाइन, बताएं क्या दो काम कर रही है? पहले ये एक काम, ये अभी क्या कर रही थी? अभी ये एक ही काम कर रही है, अब ये दो काम कर रही है एक ही लाइन। बताएं। ये स्टेट में प्लस प्लस कर रही है, स्टेट की वैल्यू भी अपडेट हो रही है और सेट स्टेट भी हाँ, कॉल ये पैरामीटर भी पास हो रहा है, पैरामीटर भी पास हो रहा है, और क्या कर रहा है? इस स्टेट को भी अपडेट कर रहा है। तो इस स्टेट को तो कौन सा अपडेट होने नहीं देगा? पैरामीटर तो पास हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टेट अपडेट होने नहीं देगा कौन? तो यहाँ पे आ जाएगा अच्छा सा एरर। हाँ, तो इसलिए मैं +1 कर दिया था। सही है कि भाई हमें थोड़ा सा देखना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो उसी लाइन में ऐड कर रहा था, हमें ऐड नहीं करवाना, हमें तो पैरामीटर पास करना है। सही है, तो सर ये जरा काइंडली डॉट नैप वाला लिखिएगा फंक्शन, एक क्वेश्चन पूछना था उसमें से मुझे आप।
क्या लिखूं? ये ऑन क्लिक के अंदर ना डॉट मैप करके जो करवाते हैं ना हम, यही फंक्शन डॉट मैप? बना के। यस सर, डॉट मैप करवाते हैं। सर डॉट मैप तो एरे के हम रिटर्न करते हैं, एरे को रिटर्न करते हैं हम। तो सर स्टेट का जो एरे रिटर्न होता है वो उससे नहीं हो सकता, एरे से? मैं तो डॉट मैप स्टेट का एरे, अभी स्टेट में तो एरे नहीं है ना, सिर्फ इंटीजर रखा हुआ है। एरे हम बना लेते हैं उसमें कुछ, ये ले मैं कुछ एरे बनाया था, फिर एरे में मुझे डेटा रखना होगा, फिर मैं उसको मैप लगाऊंगा। थैंक यू सर। यहाँ पे ना आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा पूरा ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ये डेटा टाइप हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है कि डेटा टाइप अभी 0 थी, आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में आपने लिखा नेम, इसमें आपने एक और ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसमें आपने कुछ भी लिखा एग्जाम्पल के तौर पर आईडी, इसमें आपने एरे लगा दी। अब इसमें आपने क्या करा, एरे के अंदर आपने अगेंस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस लिख दी, सही है, यहाँ पर मैंने अगेंस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिख दिया, यहाँ पे मैंने एरे बना दी, या एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, इसमें मैंने कुछ और डेटा पास करा और यहाँ पे एरे लिख दी। तो ये आप ना जितना चाहे जा सकते हैं। नहीं सर, हम पहुंच गए, बस ठीक है, पहुंच गए सर, हम पहुंच गए आप। तो ये समझाने का मकसद ये था कि आप जितना चाहें इसमें अपना डेटा स्ट्रक्चर बनाएं, जितना डेप बनाएं। उसको गेट कैसे करेंगे बताएगा? मुझे ये 7 ये वाला 4 गेट करना है। आप लोग उसका असाइनमेंट दे दो, ये छोटा सा अभी का लाइव असाइनमेंट। सर डॉट डॉट लगा क्लासेस डॉट डेटा और उसके बाद मैं एक काम इंडेक्स कर रहा वैल्यू। हूँ, एक मिनट रुकिए ना, मुझे ये वाला 4 गेट करना है। ये वाला 4 नहीं गेट करना, डॉट डॉट लगा के चले आप कर लेंगे, लेकिन उसको मुझे करना है थोड़ा सा बड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे आईडी कहाँ आ रही है मेरे पास, इसको और आसान करते हैं। ये जो नेम है, ये मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एरे लगा रहा हूँ नेम की जगह। कहाँ लगेगी एरे? हाँ, बहुत ज्यादा अंदर घुस गए, ये मुश्किल के लगे। आ गए हम, आ गए। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस एरे में, अब ठीक है, ये एरे, इसमें आपने इस तरह से डेटा रखना। अब बोले, अब मुझे ये सारे 4 गेट करने। सर आईडी के अंदर मैप फंक्शन लगा देंगे। मैप फंक्शन लगा देंगे, या मैं चाहता हूँ कि सबका लास्ट वाला आ जाए मेरे पास, इन सारे डेटे का सबसे लास्ट वाला आ जाए और सबका है। चले ये तो सर आईडी के अंदर भी लगाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर कभी भी भाई इस तरह का नहीं रखना, ये सिर्फ ऐसी आपके लिए था। डेटा स्ट्रक्चर अपना सिंपल रखना हमेशा, इस तरह नहीं तो सर फैलाना। वैसे करेंगे क्या, आप बताइए सिंपल कैसे रखेंगे, करना चाहिए। जितना सिंपल हो सकता है। सर अगर ये ऐसा मुश्किल था जैसे आपने पूछा तो इसे हम कैसे करेंगे? डॉट मैप। नहीं, डॉट मैप से तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी ना, आपने कहा स्टेट डॉट एरे, उसके बाद एक वैल्यू रिटर्न में देगा। रिटर्न होंगे ना, रिटर्न में रिटर्न होंगे, मल्टीपल है। रिटर्न में तो लूप लगा के निकालेंगे वैल्यू। कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट डॉट कीज उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज उठा लेंगे, उसमें मैप होगा, फिर उसमें रिटर्न होगा, फिर रिटर्न में और रिटर्न होंगे, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैप आपके काम आएगा, कहीं पे फॉर ईच काम आएगा, जहाँ पे आपको रिटर्न नहीं लेना होगा, सिर्फ डेटा लेना होगा। ये जो स्टेट और सेट, हाँ अच्छा, तो यूज स्टेट तो हो गया, अब सर एक एक और क्वेश्चन ऑप्शन है जी। ये जो स्टेट और सेट स्टेट लिखा है, ये अरे में लिखा है आपने। अगर हम एक ही वेरिएबल इधर लिखें और जैसे स्टेट को 0 पे एक्सेस कर लें और सेट स्टेट को 1 पे एक्सेस कर लें, ऐसा भी पॉसिबल है? हो सकता है। दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा था कि ये जैसे कॉन्स्ट स्टेट और सेट स्टेट लिखा है, यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करें और ठीक है। स्टेट को 0 एलिमेंट पे एक्सेस कर लें
और 1 पे उसका सेट स्टेट एक्सेस करें। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसी तरह फिर हम इसका जो सेट स्टेट है उसको दूसरे कंपोनेंट को भी पास कर सकते हैं। फिर ये बिल्कुल जो हो अभी सकता स्टेट है। रिटर्न रिटर्न में हमें मिल रहा है ना स्टेट, इसको कंसोल करके दिखा दे जरा कि ये एक अरे ही रिटर्न हो रही है। चलेंगे, मैं दिखाऊंगा। पहले तो अच्छे खासे एरर आने वाले हैं, इसको बंद कर देता हूँ। ब्रो एक नया स्टेट बना लेते तो फिर। सबसे आसान तरीका है कंसोल करने इसको। ये रही, अब देख लें। ठीक है, 0 पे कोई डेटा जा रहा है, 1 पे क्या हो रहा है, फंक्शन है। उस फंक्शन में क्या हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है। डिस्पैच का मतलब आपको पता है क्या होता है? डिस्पैच का मतलब होता है कि कोई इनपुट ट्रिगर हो रहा है, उसके बिहाफ पे कुछ एक्शन अपडेट हो रहा है। सही है। ठीक है सर, ये जो फंक्शन है हम दूसरे आप इसको ये भी कर कंपोनेंट। सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं और आसान बिल्कुल पास कर सकते हैं। मैं इसको आप ये भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका स्टेट यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे यूज ले लेता हूँ पूरा का पूरा यूज के नाम से मैं कुछ ले लेता हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे पास यहाँ स्टेट लगा यहाँ पे यूज, और इसकी जगह कर देता हूँ 0। और फिर ये थोड़ा सा और बड़ा चला जाएगा। फिर आप यूज 1 कर लेते हैं, जहाँ अपडेट हो रहा है यहाँ पर यूज 1। सही है। और क्या क्या कर रहे हैं हम, अब पता नहीं क्या होगा, चल गया। सही है। सर लेकिन डी स्ट्रक्चरिंग ज्यादा अच्छी थी ना, वो साफ सुथरा सर नजर आ वही, रहा था। सर ये जो यूज स्टेट की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, हम इसको अलग कंपोनेंट में बना के किसी भी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, मतलब दूसरे किसी कंपोनेंट में, मतलब जितना यूज पास स्टेट का करना हमारा पड़ेगा, कोड। हमें फिर डेटा पास करना पड़ेगा उसमें, मतलब सर प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स के थ्रू। चलो ये वाला सिनेरियो तो सक्सेसफुल हो गया है। अभी देखें, इनिशियली कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जब काउंटर चला तो नोटा नंबर आ गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं इंटीजर है वो। अब सही है। अब एक काम और करना है, दूसरी एक और चीज है, वो है यूज इफेक्ट। अच्छा, लाइफ साइकिल कोई बताएगा, लाइफ साइकिल फ्रंट एंड पे क्या हो सकता है? मैं आपको पहले एक डेमो देता हूँ छोटा सा, फिर आप बताएं। आप अपना पेज लोड करते हैं, फेसबुक की एप्लीकेशन आप लोड करते हैं, 10 तरह की एप्लीकेशन आप चलाते हैं। आपके पास बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर क्या होता है? लाइफ साइकिल बिहेवियर बता रहा हूँ मैं। एक बिहेवियर होता है कि आपने एप्लीकेशन का यूआरएल हिट करा है और एप्लीकेशन अभी लोड हो रही है, कंप्लीट लोड नहीं हुई है, उस केस को हम बोलते हैं माउंट। एप्लीकेशन माउंट हुई है आपकी। सही है। आपका जो पेज नजर आ रहा है आपको, ये डैश डॉम नजर आ रहा है, डॉम क्या होगा आपका, माउंट होगा। ऐसा ही है। यस। आपके पास कौन कौन सा स्टेप है? एक है टाइम, कौन सा टाइम, कितना टाइम है ये मैं पूछ रहा हूँ। एक माउंट होने से पहले का टाइम है, और एक माउंट होने के बाद का टाइम है। ऐसा ये 2 टाइम है आपके पास। यस। तो इसको हम लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। जी जी सर। माउंट होने से पहले का टाइम क्या होगा? विल डेट माउंट। मोड। विल डेट माउंट, विल 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 डेट मोड। ये होगा ना कि अभी माउंट होगा। यस। सही है। माउंट होने से पहले क्या पूछ रहा हूँ मैं? जी जी माउंट सर। होने से पहले माउंट होगा ना, तो विल आ गया ना। और अगर माउंट होने के बाद का क्या टाइम होगा? डिड माउंट्स। हिट माउंट, कि माउंट हो गया। ये केस तो था कि पेज लोड हुआ, लोड होके डेटा लाया। ये 2 लाइफ साइकिल आपको मिले। कौन सा लाइफ साइकिल मिला? इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। एक लाइफ साइकिल आपको मिला विल माउंट और एक मिला डिड माउंट। अब आपने अपडेट वाले केस पे, जैसे मैं काउंटर अपडेट कर रहा हूँ, है ना। अब ये अपडेट जो हो रहा है, ये भी तो माउंट हो रहा है ना आके। ये किस तरह हो रहा है? ये सर बिना अपडेट से और डेड अपडेट से। ये डेड माउंट हो रहा है, डेड माउंट हो रहा है, माउंट होने के बाद, है ना। और एक और क्या चीज चल रही है? डेड अपडेट। और एक और चीज है, वो होती है विल अपडेट। लेकिन विल अपडेट हमारे किसी काम का लाइफ साइकिल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता अपडेट होने वाला है, हमें तो काम तो यहाँ होगा ना। सही है। तो आपको 3 केस मिल गए, तो उसको और शॉर्ट कर लेते हैं। डिड माउंट का रिपीट हो रहा है, डिड अपडेट,
डिड माउंट और विल माउंट, सही है। ये वाले आपके पास केस है, तो विल माउंट की भी आपको जरूरत नहीं है, ये माउंट होने से पहले तो आपने कॉल कर ही लिया होगा डेटा। आपके एक्चुअल काम क्या आएंगे, डिड माउंट और डिड अपडेट। डिड अपडेट आप कॉल करेंगे कुछ भी अपडेट करवाने के लिए, और डिड माउंट कॉल करेंगे अगर माउंट हुआ हुआ है पेज पहले से। अभी पेज जो है तो माउंट हुआ हुआ है ना, अब इसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है वो डिड माउंट पे ही होगा, माउंट होने के बाद। माउंट तो एक बार हो गया, अब नहीं होगा। तो रेंडर अपडेट करना, तो ये सब होता है लाइफ साइकिल, इनको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। अपने फ्रंट एंड ये आपको डील करने होते हैं जब आप डेटा ला रहे होते हैं, जब आप मल्टीपल रिसोर्स से डेटा ला रहे होते हैं तो आपको लाइफ साइकिल हैंडल करने होते हैं कि डेटा कहाँ से लाना है, कब प्रिंट करना है। एग्जाम्पल देते हैं ना एक छोटी सी, आपने अपनी फेसबुक लोड करी, फेसबुक का पेज माउंट हो गया, तो पॉसिबल है कि माउंट होने के बाद डेटा है या माउंट होने से पहले डेटा है? पहले ही आएगा। पहले आए, चले दोनों एक बात टाइम सुनो, आप मेरी बात सुनो, पहले डेटा आएगा। कितने लोग कहते हैं पहले आएगा? ये सर पहले है। मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, या जो वॉइस पे है वॉइस पे बताएं। कोई अगर बोलता नहीं आफ्टर आएगा, सर आफ्टर नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक छोटा सा जवाब दे, छोटा सा एक जवाब दे। सर्वर रखे हुए हमारे पास यूएसए में, यूएसए के सर्वर से डेटा फेच होके आ रहा है, कितना टाइम लगेगा? मिनिमम कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 1 सेकंड लग जाए, हो सकता है 4 सेकंड लग जाए, हो सकता है। सर इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, पीटीसीएल का होगा तो 2 दिन बाद आएगा। अच्छा तो हो सकता है 0.5 सेकंड लगे, मिली सेकंड में, है ना। और ये भी पॉसिबल है कि डेटा 5 सेकंड में। बिल्कुल सर। तो ये बताएं, ये बेड प्रैक्टिस होगी कि पहले डेटा आए फिर वो माउंट हो, या बेड होगी? बेस्ट प्रैक्टिस होगी या बेड प्रैक्टिस होगी कि डेटा पहले आए, पहले आपके पास डेटा आए। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, अपन अगेन से क्लोज हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, मैं आपसे पूछूं कि पहले डेटा आए फिर माउंट हो, पहले या पहले भाई माउंट हो जाए डेटा आता रहे? डेटा ही नहीं होगा तो माउंट कैसे होगा? सर पहले माउंट हो जाए फिर डेटा आता रहे। माउंट हो जाए और डेटा आने के साथ साथ जो है अपडेट होता रहे। सही, ये देखो बिल्कुल इन्होंने बताया कि सबसे पहले माउंट हो फिर डेटा आता रहे। जब जब डेटा आता रहे वो अपडेट होता रहे, तो हम उस पर एक लूप बना देते हैं, कुछ छोटा सा ये लूप चलता रहेगा। सही है, या ऐसा हो कि आपके पास पहले डेटा आ रहा हो फिर माउंट हो रहा। बताएं कौन सा सिनेरियो सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अच्छा ये वाला तो बड़ा आसान काम है, कोई भी ऐसे कर लेगा कि डेटा ला के फिर माउंट हो जाएगा। 10 एप्लीकेशन पे देखा भी होगा आपने, डेटा नहीं आ रहा तो लोड हो जा रही है। लेकिन फेसबुक पे आपको ऐसा नहीं मिलता होगा, फेसबुक लोड हो जाती होगी, डेटा आता रहता होगा। तो बात है, तो इस पूरे हैंडलिंग केस को बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कौन करता है? बैकएंड डेवलपर करता है, फ्रंट एंड करता है? तो फ्रंट एंड। बैकएंड, कितने लोग कहते हैं बैकएंड? फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड फ्रंट एंड कोई करेगा, सारा काम फ्रंट करता एंड है। हैंडलिंग क्या होगी? बैकएंड तो मैंने ऐसे लिख दिया, फ्रंट एंड वाला ही हैंडल करेगा ना। हैंडलिंग तो फ्रंट एंड पे हो रही है, बैकएंड पे थोड़ी हो रही है। बैकएंड वाला तो काम है डेटा आया भेज दो। अब फ्रंट एंड पे उसकी मर्जी, वो कैसे हैंडल कर रहा है, वो पहले डेटा लोड कर रहा है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। डेटा कब आ रहा है, कब प्रिंट करना है, पेज लोड किस तरह से हो रहा है, और आपको कहाँ से कहाँ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि आप लोग खुद से पढ़ें। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे यूज हो रहा है। आपके पास है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट 2 केस में चलता है। पहला केस है डिड माउंट, माउंट होने के बाद तो आपको पता चल गया भाई यूज इफेक्ट आपके काम का है, डिड माउंट की जरूरत है आपको, ऐसा है ना। यस सर। और दूसरे केस में कब चलता है? अपडेट। तो मतलब आपकी जो ये वाला केस था, यहाँ पे आपको कौन काम आने वाला है? यूज इफेक्ट। अब देखते हैं चलता कैसे, माउंट होने के बाद और अपडेट पे। अच्छा कौन खतरनाक वाली कोडिंग कर रहा है ये? चले मैंने म्यूट कर दिया सबको। सही है, अब हम एक छोटा सा बेस्ट प्रैक्टिस रख रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटी सी बेस्ट प्रैक्टिस बना रहा हूँ। प्रैक्टिस क्या है? यूज इफेक्ट।
यूज इफेक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, यूज करने का तरीका क्या है, इस तरह से ये यूज होगा, इस तरह से ये कॉल होगा। इसके कॉल में आप दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर आपका कॉल बैक होगा, सही है। दूसरा पैरामीटर आपका होगा एरे। पहला पैरामीटर कॉल बैक होगा, दूसरा पैरामीटर एरे। ऐसे बता दो, पहला पैरामीटर कॉल बैक होगा, दूसरा पैरामीटर एरे। तो इसका सिनेरियो क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। यहाँ पर मैं कुछ पास करता हूँ, पास में क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, और यहाँ रख देता हूँ मैं इसका स्टेट। कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? यस सर, ये डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज हो रहा है, जो भी स्टेट होगी वही उधर टाइटल आ जाएगा। स्टेट का अपडेट होगी नहीं, उसकी वजह एक अच्छी सी वजह है, फिर स्टेट को ऊपर रखते हैं। अपडेट तो हो रही है। अभी आपको नजर आ गया होगा कि ये 0 चल गया डेट माउंट पे, लेकिन अपडेट पे नहीं चल रहा। ऐसा ही है, 0 लिखा लिखा हुआ ऊपर, अपडेट हो रहा है वो नजर ही नहीं आ रहा। ये नजर आ रहा है 0 लिखा हुआ है इसमें छोटा सा। ये अब आया। आया। तो इसको सेकंड टैब पे ले जाओ, वो सही नहीं नजर आ रहा, वो आपके ना आई थिंक लैपटॉप की ग्रीन और रेड कलर की लाइट नजर आ रही है। सेकंड टैब पे ले जाओ इसको। अब सही है। मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, और इसने क्या करा, आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल का क्या करा इसने, उस पर क्या रख दिया। मैं काउंट भी लिख देता हूँ शुरू में, काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ काउंट। सही, यहाँ पे ये बना देते हैं छोटा सा, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं। अब सही है, काउंट तो देखे नजर आ गया आपको, उसको कैपिटल लिख देता हूँ। आपने क्या करा, अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल अपडेट कर दिया, जो भी आपके काउंटर था। ये कब चला, डेट माउंट पे। मैंने आपको बताया यूज इफेक्ट कब चलता है, डेट माउंट पे, सही है। अब आपके पास सिनेरियो ये है, आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट पे कौन सा लाइफ साइकिल है, अपडेट का। अब बताएं, अपडेट पे आपका वो अपडेट हो रहा है, नो नहीं हो रहा। तो जब तक ये क्यों नहीं हो रहा? अरे दी है इस वजह से वो अब मैं थोड़ी देर के लिए एरे मिटा देता हूँ। मैं सेकंड पैरामीटर को हटा रहा हूँ, रख ही नहीं रहा, सिर्फ कॉल बैक है। अब देखें अब क्या होगा, 0 है। अब क्या हुआ, चेंज हो रहा है सर, अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब अपडेट पे चल गया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रही थी, सेकंड पैरामीटर एरे जो था उसकी वजह से क्या नहीं हो रहा था, अपडेट नहीं हो रहा था। वो हटा दिया तो अपडेट चल गया, सही है। अब समझते हैं सेकंड पैरामीटर क्यों रखा है इन्होंने। सेकंड पैरामीटर इन्होंने इसलिए रखा है कि भाई, जो पहले पैरामीटर में आपने कहा कॉल बैक है, ये कॉल बैक फंक्शन अलग से बना हुआ हो सकता है। हाँ नहीं, आप बनाएंगे ना, जैसे मैंने बनाया। नहीं सर, मतलब मेरे कहने की है कि आपने तो अंदर ही कॉल किया हुआ है ना फंक्शन इसके। अलग से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ उसका एज ए जो फंक्शन नेम है वो पास करें, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन के नाम से बना दूं, और यहाँ पे ठीक हो गया। फंक और ये पूरा रख देते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है ना, ये चल तो रहा है। तो सर एरे जो है सर वो मतलब हम पास कर क्यों रहे हैं एरे जो इसके एंड पे। हाँ वो समझते हैं। अच्छा अभी आपको क्या समझ में आया, सिर्फ डेट माउंट पे चलाना हो तो फिर खाली है। बिल चलें, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई मैं। और बताए कोई एरे का फायदा क्या है, इस एरे का क्या फायदा है? मल्टीपल जो भी हमने लाइन लिख ली थी हम उसके एरे में स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा वेरिएबल स्टोर नहीं करना पड़ता हमें, यानी कि हर। अच्छा वैसे अभी क्या फायदा हो रहा है एरे से, एरे से ये फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है कि अपडेट नहीं चल रहा, अपडेट नहीं चल रहा। अब मैं एक बात बताऊं आपको, छोटी सी एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एरे नहीं है तो क्या फायदा हो रहा है, अपडेट पे चल रहा है। क्या चल रहा है, अपडेट पे यूज इफेक्ट चल रहा है। यूज इफेक्ट का मतलब है यूज इफेक्ट में जो भी चीजें रखी हुई कब चल रही है, अपडेट पे। अब इसमें एक थोड़ा सा ना एक अलर्ट है, इसमें एक आपके लिए वार्निंग है। वार्निंग क्या है कि अगर आप बड़ी एप्लीकेशन के हिसाब से सोचें, आपकी एप्लीकेशन में 10 अपडेट हो रहे होते हैं हर क्लिक पे, कभी कुछ अपडेट, कभी कुछ अपडेट, कभी कुछ अपडेट, ऐसा ही है। अगर हर अपडेट पे ये फंक्शन रन होगा तो ये आपकी एप्लीकेशन स्लो कर सकता है, ऐसा ही है।
आपने एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी, आप आए अपने अपनी एप्लीकेशन, आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन में कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, हर जगह आपने यूज इफेक्ट रखा हुआ है, हर जगह। अब आपकी एप्लीकेशन में कुछ छोटी सी भी अपडेट हो रही है, यूज इफेक्ट क्या कर रहा है, अपडेट, हर बार ये रन, हर बार ये रन, हर बार ये रन, आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। अगर ये डेटा ला रहा है कहीं क्लाउड से, कहीं एपीआई से डेटा ला रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन जो हैंग हो जाएगी ना, भरपूर सही तरीके से हैंग हो जाएगी। तो आप इसको एरे लगा के हैंडल कर सकते हैं कि भाई हर बार अपडेट ना चले, हर बार अपडेट ना चले। दूसरा तो सर ये यूज इफेक्ट जो है वो खुद ब खुद कॉल होता रहेगा, और फिर एरे में जो चीजें आई हैं, फॉर एग्जांपल हमने 10 टाइम्स अपडेशंस हुई है, मैं चाहता हूँ कि एवरी 5th टाइम जो है उसको वो रिफ्रेश करूँ, तो मैं इस एरे को रीड कर सकता हूँ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पे एरे का एक अलग बना देते हैं, लेट एरे, सही है। वो एरे में अब मैं देख सकूंगा क्या होगा। अब आप यहाँ पे अपना कोई इफ एल्स लगा दें कि अगर इस तरह का हो तो ये वाली एरे हो, नहीं वो ठीक है, वो सिर्फ रीड कर लें हम, वो जो वैल्यूज हमारी जा रही हैं वो पहले तो हम वो रीड कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद अच्छा ये जो हमने ERR लिखा, अब वो जो हम ऊपर अपडेट कर रहे हैं वो इसमें स्टोर हो रहा है। अच्छा अब एक केस है, मुझे जो ना अपडेट रोकनी है, मतलब यूज इफेक्ट हर अपडेट पे कॉल ना हो, लेकिन जब मेरा ये इंक्रीमेंट वाला स्टेट अपडेट होना जब कॉल हो जाए, सिर्फ कंडीशन में कैसे लगाऊंगा, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है इस एरे के अंदर मैं अपना वो पैरामीटर पास कर दूं, वो जो भी अपडेट हो रहा है, चाहे वो प्रॉप्स हो, चाहे वो कोई भी डेटा हो, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो स्टेट हो। अब स्टेट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है हर क्लिक पे, हो रहा है ये स्टेट, ये इसको खुद ही पढ़ लेगा कि बोलेगा ये वैल्यू जो हर बार अपडेट हो रही है। अब क्या होगा, लेकिन इधर तो एक प्रॉब्लम हो गया ना। देखिए जब हम फेसबुक चलाते हैं वो यूज इफेक्ट करके डाटा लेके आ गया हमारे पास, ठीक हो गया, इसका पहला पैरामीटर चल गया, लेकिन सर वो स्टेट तो अपडेट कर, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं वो अपडेट तो साथ साथ कर रहा होता है। अगर ये एरे लगा होगा तो अपडेट नहीं करेगा, तो फेसबुक क्रैश। अब हम क्या कर सकते हैं अपडेट की ना, अब मैं क्या बता रहा हूँ मेरी बात सुने। अभी के केस में क्या है, आपके पास एक स्टेट है तो आप तो खुश हैं कि भाई अगर मेरा अपडेट, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेट इस तरह लगी हो, अब आपके पास काउंटर कहाँ पर है, काउंटर सिर्फ यहाँ पर है, समझ लें ये आपका ऑफिशियल है, ये आपका ऑफिशियल काउंटर। अभी समझ लें सबकी वैल्यू अलग है, बाकी जो है कुछ और काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, इसमें यूज इफेक्ट का काम ही नहीं है, सही है। अब अपडेट में क्या नुकसान होगा, अगर ये एरे नहीं होगी तो जब ये वाले कॉल होंगे ना, ये वाले जब भी यूज इफेक्ट चलेगा, ये कॉल होगा जब भी यूज इफेक्ट चलेगा, ये कॉल होगा जब भी यूज इफेक्ट चलेगा, आपकी एप्लीकेशन हैंग हो गया, तबाह बर्बाद हो जाएगी, यूज इफेक्ट चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए एरे दिए कि भाई हर बार ना चले, लेकिन आप इसमें कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन क्या है वो बता देता हूँ। कंडीशन ये बता दें वैल्यू अपडेट कौन सी हो रही है, अभी हमारे केस कौन सी वैल्यू अपडेट हो रही है बताएंगे, स्टेट। तो जो अपडेट हो रहा है ना वो मैं इस एरे में पास कर दूँ। अभी होगी कंडीशन, जब ये अपडेट होगा जब भी ये फंक्शन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब देखते हैं, अच्छा कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइज, तो ऊपर वाली लाइन में कर देते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब देखें अब क्या होगा, मैं इंक्रीमेंट करा 1, अब ऊपर भी अपडेट हो गया, 2 ऊपर भी हो गया। अब हमारे पास अपडेट भी हो गया, डिड नॉट भी हो गया, और हैंडल भी हो गया एरे की मदद से, सही है। हैंडल हो गया ना सिर्फ स्टेट पे। अब इस तरह के कोई 10 और आ जाएंगे ना, तो यूज इफेक्ट को फर्क नहीं पड़ना, यूज इफेक्ट जब भी चलेगा जब ये स्टेट होगा। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस तरह के कुछ 10 भी आ जाएंगे ना, तो आपके यूज इफेक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपडेट होगा जिस स्टेट की मदद से। बाकी ये अपडेट हो, ये अपडेट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा है इसका, सही है, समझ गए। सर ये जब हम इसकी एपीआई फेच करते हैं कहीं से भी, तो वहां जब हम यूज फैक्ट को यूज करते हैं कि एपीआई से डाटा हमें रेंडर करके ला कर दो, तो सर उधर हम जो स्टेट पास करते हैं, लेकिन उधर उधर क्या था, मिक्स नहीं हो जाएगा सारा कुछ उसमें जाके, क्या सर? नहीं मिक्स तो नहीं होगा ना, मिक्स क्यों होगा सर देखें हमने एक फेसबुक की, ट्विटर की एक ना आईपी फेच की एपीआई, सर वो करने के बाद डाटा आ गया, हमने उसका एक कॉल बैक में आप ये प्रिंट करवा दें फ्रंट साइड स्क्रीन पे, ठीक है। अब सर जब जो हमने एरे पास किया हुआ है, सर इस एरे का कहाँ फंक्शन आएगा, वो तो कॉल बैक में जो आएगा सिर्फ वो ही आएगा, ये इसको मतलब इसका तो फिर फंक्शन खत्म हो जाएगा सारा इसका। नहीं आप इसको रिपीट नहीं करें, आप बताइए।
आप इसको वन 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 रेशियो रिपीट कर रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। आप ये कह रहे हैं जब मैंने ये काउंटर क्लिक करा तो ये अपडेट हुआ, और ये अपडेट मेरा स्टेट अपडेट कर रहा है, ये कह रहे हैं ना? ये अपडेट मेरा सर ये स्टेट हो अपडेट कर रहा है, तो ये तो रिपीट होता रहेगा, बार 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 कॉल होगा, ये तो एक साइकिल बन जाएगा, लूप बन जाएगा, है ना? ठीक हो ये गया कह रहे हैं ना? तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब भी आपकी एपीआई का डेटा आ रहा होगा सबसे पहले आप इस तरह उसको डायरेक्ट स्टेट में नहीं फेंकते। दूसरा इस तरह का केस नहीं होगा, इसका आप इम्प्लीमेंट करके देखें, ऐसा नहीं बनेगा ये। अच्छा, अभी के केस में तो एक छोटा सा अपडेट माउंट में थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ। अब मैं भी स्पीड में बताऊंगा, मैं टाइम उसका नहीं कम है, लेकिन कोशिश करूंगा आपको समझ आए। अबाउट के इस इंडेक्स डॉट में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास, इसको मिटा देते हैं। क्लास अबाउट एक्सटेंस, कहाँ से इसका एक्सटेंस होगी बताएं? रिएक्ट से फ्रॉम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और दूसरा नंबर में हमारा क्या ऑप्शन है? डी स्ट्रक्चरिंग का, वो क्या है? तो यहाँ से डायरेक्ट कंपोनेंट उठा लो, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें क्या होता है हमारे पास? रेंडर, और रेंडर में हमारे पास क्या होता है? रिटर्न। रिटर्न में मैं कुछ डिव लिख लेता हूँ, आउट। अबाउट का पेज बनना जाना चाहिए हमारे पास। अभी हम होम पे रखे हैं, हम यहाँ पे आते हैं अबाउट पे, देखें अबाउट रन हो गया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक फंक्शन का क्लास कंपोनेंट बनाया, रन करके दिखाया। एक कंसोल ले लेते हैं छोटा सा, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। कंसोल डॉट लॉग क्या चला है हमारे पास? रेंडर। तो रेंडर को मैंने कंसोल में रेंडर कर लिया, सही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेंडर लिखा है, कोई खास रॉकेट साइंस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करी है। सब रिफ्रेश करते हैं, इसको अगेन से लोड करते हैं, क्या रन होगा सबसे पहले? रेंडर, और कुछ था ही नहीं, तो रेंडर ही है। इसमें मैं बना, अब मैं आपको लाइफ साइकिल समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ साइकिल कैसे चलनी है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं सुपर, कंस्ट्रक्टर में मैं कंसोल रखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब बताएंगे लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग पहले कौन चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा, रेंडर चलेगा? कंस्ट्रक्टर चलेगा। बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर सबसे टॉप क्लास होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर रेंडर चलेगा। और आपने देख भी लिया, पहले कंस्ट्रक्टर चला, फिर रेंडर चला। अभी के केस में डेट माउंट तो नहीं है, अभी तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर है और रेंडर है। अब हम लगाते हैं डेट माउंट। इसके अंदर मौजूद है कंपोनेंट डेट माउंट के नाम से, रेलेवेंट नाम यूज करें इन लोगों ने, कि जो आप प्रैक्टिस करें नाम भी वही है। हम लगाता हूँ डेट माउंट। आपको पता है डेट माउंट कब चलेगा? अब बताएं डेट माउंट कब चलेगा? कंपोनेंट माउंट होने के बाद। तो अब बताएं पहले नंबर में क्या है? कंस्ट्रक्टर। सेकंड पे डिड मोड। रेंडर, रेंडर सेकंड पे क्या है? सर रेंडर आना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट लोड होगा फिर डेड मोड चलेगा। अच्छा, डिड मोड है। सेकंड पे बताएं मुझे, डेट माउंट है रेंडर है? लॉजिकली सोचें, दिमाग चलाएं अपना, लॉजिकली सोचें क्या चलना चाहिए। रेंडर आना चाहिए ना, वैसे ही चल गया हमारा। पेज पहले लोड होगा उसके बाद। माउंट का मतलब मैंने क्या बताया, इतनी देर से बता रहा हूँ। माउंट का मतलब ये पेज लोड हुआ, रेंडर चल गया, यही है ना? पहले कौन चला? रेंडर। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? रेंडर। रेंडर के साथ एक और काम हो रहा है, माउंट हो रहा है यहाँ पर। चला के दिखाया था मैंने, वो चल चुका था पहले। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर चला, फिर रेंडर चला, फिर डेट माउंट चला। डेट माउंट का फायदा मैंने आपको बताया था, कब क्या फायदा है? कि पेज रेंडर हो जाता है, उसके बाद डेट माउंट चलता रहता है आपका, डेटा बाद में आएगा, बाद में प्रिंट हो जाएगा, सही है? अब एक और है यहाँ पर, वो है अपडेट कंपोनेंट डिड अपडेट। ये कब चलेगा? बाद अपडेट होगा, बाद में चलेगा। अभी चलेगा? अगर मैं अभी पेज रिफ्रेश कर दूं चलेगा ये? चलेगा। चलेगा? मेरे ख्याल से कितने लोग कहते हैं चलेगा? कितने लोग कहते हैं चलेगा? चलेगा। चलेगा? अपडेट नहीं चलेगा। अपडेट क्या हो रहा है अभी हमारे पे? कुछ अपडेट हो रहा है? डेट माउंट के बाद अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट हो रहा है बताएं?
कुछ भी सर रेंडर डिड नोट के हुआ, बाद भी डिमाउंट अपडेट। हुआ और अपडेट हो गया। अपडेट कुछ हो रहा है, अपडेट का कोई ऑपरेशन पास हो रहा है, हमारे हमारे पास ये अबाउट का खाली टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई अपडेट का कोई फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने कुछ अपडेट होने जा रहा है। जैसे हमारे पास काउंटर था ना, वो अपडेट हो रहा नो। था, नहीं हो रहा ना, जब अपडेट हो नहीं रहा था अपडेट क्यों चलेगा? यस। कंस्ट्रक्टर चला, रेंडर चला, डिड माउंट चला, अपडेट चलेगा ही नहीं क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा। चलिए कुछ अपडेट करते हैं, देखते हैं अपडेट कैसे चलता है। मैं बनाने जा रहा हूँ स्टेट। स्टेट में मैं कुछ काउंटर रख देता हूँ, काउंट इनिशियल वैल्यू 0, इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर। काउंट कैसे यूज करूँ मैं स्टेट को? दिस आ गया, state.count। दिस क्लास में बैठे हुए तो दिस आएगा हर चीज। दो स्टेट डॉट काउंट। स्टेट क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट स्टेट नहीं मिलेगा, मिलेगा दिस के जरिए। 0 आ गया। अब लगाते हैं एक बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हमें कैसे देना पड़ेगा? दिस डॉट इंक्रीमेंट। हर चीज में दिस आएगा, कोई क्लास में हमें। तो थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ये मैंने बनाया इंक्रीमेंट, और इसको मैं बना देता हूँ एरो फंक्शन। अगर मैं एरो फंक्शन नहीं बनाऊंगा तो मुझे एक और स्टेप करना होगा, वो है मेरे पास बाइंड का। मुझे बाइंड नहीं करना तो मैंने एरो फंक्शन बना दिया। इंक्रीमेंट प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट में मैं क्या करना चाह रहा हूँ? काउंटर को अपडेट। तो क्लास कंपोनेंट में हमारे पास मौजूद है दिस डॉट, दिस तो हमेशा आएगा, सेट स्टेट। इसके अंदर प्रीफिक्स है, पहले से सेट स्टेट है, बताने की जरूरत नहीं है, जैसे हम फंक्शन कंपोनेंट में बता रहे थे। और यहाँ मुझे क्या करना है? जो करंट दिस डॉट स्टेट, अब तो स्टेट तो आएगा ही ना, दिस डॉट स्टेट आएगा, स्टेट डॉट काउंट जो है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। थोड़ा सा बड़ा सिंटेक्स है क्लास कंपोनेंट में। अच्छा इंक्रीमेंट लिखा नहीं मैंने। अभी के पास क्या है? कंस्ट्रक्टर चला, रेंडर चला, डिड माउंट चला, अपडेट नहीं चला। इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, क्या क्या चलेगा? अपडेट चलेगा। अपडेट और डिड माउंट। अपडेट और डिड माउंट। डिड नॉट अपडेट। सिर्फ अपडेट चलेगा, अपडेट माउंट चलेगा सिर्फ। डिड माउंट नहीं चलेगा। हाँ सर, डिड माउंट नहीं चलेगा। अपडेट चलेगा। रेंडर भी तो होगा क्या? रेंडर, रेंडर को भूल गए आप लोग, रेंडर नहीं चलेगा। रेंडर फिर डिड माउंट होगा, फिर अपडेट होगा। ओह डिड सॉरी, माउंट होगा, अपडेट रेंडर के बाद अपडेट। रेंडर के बाद अपडेट होगा। रेंडर के बाद अपडेट। एक्चुअल बताएं रेंडर कब चलता है? अच्छा मुझे कोई बताया रेंडर कब चलता है? जब कोई डेटा प्रिंट होता है। तो अगर मतलब 0 से 1 हुआ तो मतलब क्या हुआ? रेंडर चला, ऐसा ही है ना? मैं इसको हटा देता हूँ। 0 से 1 हुआ मतलब क्या हुआ? अभी तो 1 ही नहीं हुआ ना, सेट ही नहीं हुआ। रेंडर बेसिकली कंट्रोल अच्छा मैंने गलती कर दी कंट्रोल छोटी सी। फंक्शन। वो क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना होता है, ऑब्जेक्ट में की बतानी होती है, उसके बाद वैल्यू देनी होती है। थोड़ा हम शॉर्ट चलेगा। अब देखें 0 से 1 हुआ, इसका मतलब है रेंडर चला, क्योंकि रेंडर में ये रखा है भाई ये डेटा। सही है, 0 से 1 हुआ मतलब रेंडर चला। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ तो मतलब माउंट भी नहीं हुआ, है ना? माउंट तो अभी हुआ है ना, अभी ये माउंट हुआ, माउंट होकर 0 प्रिंट हुआ। अभी क्या चला? रेंडर चला। रेंडर के साथ ऑपरेशन पास हो रहा है अपडेट का। वो डिबगिंग स्क्रीन। हाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला, फिर रेंडर चला, फिर डिड माउंट चला, अगेन से क्या चला? रेंडर और अपडेट। डिड अपडेट, रेंडर अपडेट। तो डिड अपडेट कब चल रहा है? जब स्टेट अपडेट हो रही है। अपडेट होने पे। आफ्टर रेंडर चल रहा है। डिड अपडेट आफ्टर रेंडर चल रहा है, थोड़ा सा ख्याल रखें। पहले नहीं चल रहा, डिड अपडेट आफ्टर रेंडर चल रहा है। मतलब जब ये अपडेट हुआ, मैंने क्लिक करा तो पहले रेंडर चला, फिर डिड अपडेट चला। ये देखें नीचे देखें, पहले रेंडर चला फिर डिड। अब मैं थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें पहले रेंडर चला फिर डिड अपडेट। डिड अपडेट मतलब अपडेट हो गया। तो डिड अपडेट आपके कब काम आएगा? जब कुछ अपडेट हो रही है, तो अपडेट के बाद आपको कुछ करना है तो आप डिड अपडेट में कर सकते हैं।
इसमें काफ़ी लाइफ साइकिल है, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट की जेएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप इसको पढ़ें। मैं इसको आपको लिंक दिखा देता हूँ, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल। तो ये पूरी आपके पास स्टेट लाइफ साइकिल, रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। ये रखी हुई फंक्शन कंपोनेंट के लिए है, ये क्लास कंपोनेंट के लिए है, ये रहा कंस्ट्रक्टर, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये बहुत काम का है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इसमें क्या होता है, आपको रिटर्न जो भी आप करते हैं डायरेक्ट वो जाके स्टेट में सेव होता है, आपको सेट स्टेट कराने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या फ़ायदा होता है, ये कब चलता है, ये डिड माउंट पे भी चलता है और डिड अपडेट पे भी चलता है, दोनों बारी में चलता है। इसमें आपके पास प्रॉप्स एक पैरामीटर आ रहा था, एक पैरामीटर स्टेट आ रहा होता है, ये भी बहुत काम की चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक, अच्छा ये स्टैटिक के साथ लिखते हैं, कॉपी कर लेते हैं, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। अभी के केस में मैं अपडेट हटा रहा हूँ, और ये भी हटा रहा हूँ, और ये नेम, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम कर रहा हूँ, हम खाली रखते थे इसको, यहाँ पे नाम रख देते हैं, और डेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है अभी, या डेट रख लेते हैं, चलिए रख लेते हैं हम कंसोल देखने के लिए। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है प्रॉप्स, सेकंड होता है स्टैटिक। इसको मैं कंसोल करके दिखाएगा हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, कंसोल डॉट लॉग स्टैटिक। ये देखें रेंडर चला, डिड माउंट चला, लेकिन एक चीज़ आपके पास पहले से चल गई, वो क्या थी, इसमें हम लोग जो रिटर्न नहीं करा ना, तो ये एरर देगा हमें छोटा सा, ये एरर देगा क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ। अब आप लोग नोट करें, ये एरर वगैरह को इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, आप ये देखें क्या चला, सबसे पहले क्या चला, कंस्ट्रक्टर, फिर क्या चलता है, रेंडर और डिड माउंट, यहाँ पे बीच में एक और चीज़ आ गई, क्या आ गया, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं इसमें कुछ रिटर्न कर देता हूँ, नहीं एरर आता ही रहेगा, बाकी रिटर्न नहीं करेंगे ना तो ये एरर देता है। अभी ये कैसे मैं रिटर्न कर देता हूँ, आपको अब समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी तो प्रॉप्स नहीं दे रहे, प्रॉप्स आ रही है, तो खाली आ रहा है ना, ब्लैंक आ रहा है, देखो ब्लैंक तो और स्टेट में क्या आ रहा है, जो स्टेट में रखा हुआ था, मतलब इसके पैरामीटर में प्रॉप्स भी आ रहा है और स्टेट भी आ रहा है। चल कब रहा है ये मुझे कोई बताएगा, ये कब चल जाएगा, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंस्ट्रक्टर के बाद इमीडिएटली ये कॉल हो रहा है, प्रॉप्स को रीड कर रहे हैं, रेंडर से पहले, डिड माउंट कब चल रहा था, डिड माउंट रेंडर के बाद चलता है, तो ये क्या हो गया, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स विल माउंट हो गया, मतलब माउंट होने से पहले चलता है, विल माउंट। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, आपके पास विल माउंट अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो आपके पास गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है। एक काम करते हैं, इस अबाउट को कुछ प्रॉप्स पास करते हैं, हम अपने रूट पे जाते हैं, ये अबाउट रखा हुआ है, उसको कुछ प्रॉप्स पास करते हैं, प्रॉप्स हम पास करता हूँ मैं नेम और अमीन आलम, सही है, प्रॉप्स पास कर दिया मैंने अमीन आलम। अब देखते हैं इसके बाद अब क्या आएगा, आ गया प्रॉप्स, आ गया प्रॉप्स आया कब है, इसके बाद देखें रेंडर से पहले इसके बाद प्रॉप्स आ गया। आप एक चीज नोट करें, ये स्टेट है और ये प्रॉप्स है, रेंडर से पहले आ गया, मतलब अगर आपको कोई ऑपरेशन रेंडर से पहले करवाना है तो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स इज बेस्ट फॉर यू, अगर डेटा प्रॉप्स से आ रहा है। इसमें इसका एक और फायदा है,
इसका एक और फायदा है, वो फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप डायरेक्ट रिटर्न करें और रिटर्न में क्या करें, अपनी स्टेट अपडेट करें। देखें अभी मैंने क्या करा, मैंने स्टेट क्या रखा है ब्लैंक, लेकिन रिटर्न में मैंने क्या करा, एसएस कर दिया और इसको मैंने प्रिंट करवा लिया नीचे। प्रिंट हो क्या रहा है, एसएस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसने विल माउंट पे ही जाकर स्टेट अपडेट कर दी। मतलब ये है गिट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप से सेट स्टेट नहीं करना होता, ये जो भी आप रिटर्न करोगे ये ऑटो बाय डिफॉल्ट ये जाकर स्टेट ही बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं प्रॉप्स, क्या है हमारे की का नाम नेम, इसका मतलब क्या है मुझे कोई बताएगा? अब अमीन आलम आ जाएगा। कहाँ पे अमीन आलम अपडेट हो जाएगा, इस स्टेट में, ऐसा ही है? स्टेट, यस कब होगा, रेंडर से पहले? यस। अब देखिए वो हो भी गया पहले से। आपके पास पहले क्या चला, कंस्ट्रक्टर चला, फिर आपके पास गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप चला, ये क्या लेकर आया आपके पास, अमीन आलम लाया। स्टेट इसके बाद शुरू में ब्लैंक रखा हुआ था, इसमें बाद में अपडेट करा, फिर रेंडर चला, फिर डिड माउंट चला। देखें अपडेट चला भी नहीं और अपडेट हो भी गया, सही है। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप एक और बार चलता है, वो कब चलता है, अपडेट पे। अगर कुछ चीज़ आप अपडेट करेंगे ना तो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप जब भी चलेगा। उसकी वजह ये है, अगर आपने पीछे से प्रॉप्स अपडेट करा, अगर आपने प्रॉप्स अपडेट करा आफ्टर रेंडर आपने प्रॉप्स अपडेट करा, तो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या करेगा, पीछे से प्रॉप्स जो भी अपडेट हो रहा है वो आगे प्रिंट कर देगा। मैं कुछ बना लेता हूँ यहाँ पर, नहीं बाद में करते हैं आपको समझाने के लिए। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स अपडेट पे भी चलेगा, अगर पीछे से प्रॉप्स अपडेट होता है तो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चल जाएगा। शोर किसके पास से आ रहा है, ये तो म्यूट कर दिया मैंने। तो लाइफ साइकिल समझ में आया आप लोगों को, कुछ सवाल है? सर बहुत अच्छा है, इस पे कोई असाइनमेंट होनी चाहिए। सर असाइनमेंट मैंने पूरा यहाँ पे रेपो का लिंक दिया हुआ है। मैं असाइनमेंट आपको जानबूझ के नहीं दिए क्योंकि आपके बहुत सारे असाइनमेंट हो गए हैं पहले ही। आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के भी मैं देना चाहता हूँ और मैंने दिया भी है क्लास के स्टार्ट में एक, लेकिन API का है। अब आप एक काम करें, आप मेरे रेपो पे जाएं, वहाँ पे मैंने कुछ रेपो फ्री पे कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, उसको एक्सप्लोर करें। चलिए सर ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो वो जावास्क्रिप्ट का भी वो एडवांस वाला वो पढ़ा हुआ है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। देखें मैं मेरी शुरू से आप लोगों को शुरू पहली क्लास में आप लोगों को एक बात बोल रहा हूँ और वो बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी क्लास में या कोई भी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आप क्लास से डिपेंडेंट ना हो। आप ऐसा ना हो कि आप कोई टॉपिक में बोलूँ मुझे नेक्स्ट संडे को पढ़ाना है और आप मेरा वेट कर रहे हो कि मैं आऊँगा और पढ़ाऊँगा। आप हैं प्रोग्रामर, डेवलपर्स, आपके पास अगर कोई टॉपिक है और वो आपको खुद पढ़ना है, खुद उसकी R&D करनी है, खुद गूगल करना है, खुद सीखना है, बनस्बत मैं पढ़ाऊँ। क्योंकि मेरे पास आप एक बात बता, आप एक छोटी सी बात बता, मैंने आपको पढ़ा दी रिएक्ट 100% क्या मैंने पढ़ा दिया आपको, पॉसिबल है? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना, तो 100% इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी बिल्कुल वक्त के साथ क्या क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी और आपको प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेंगे। प्रोजेक्ट्स में आपको डिबगिंग होगी सबसे इम्पोर्टेंट, सही है, आपकी हैंडलिंग होगी, लाइफ साइकिल हैंडलिंग। आप जब रियल टाइम टेस्ट करेंगे, जो एरर आते हैं इनको ठीक करने को कहते हैं ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये जो कई कुछ लोग तो करते हैं सिर्फ डीबगिंग, वो क्या करते हैं जिंदगी में? यहाँ पर डीबग कंसोल होता है लेकिन वो बैकएंड वालों की नहीं होता, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, आप फ्रंट एंड हैंडलिंग करते हैं। नहीं सर, वो मेरे एक दो दोस्त है, वो कहते हैं हम सिर्फ डीबगिंग करते हैं ऐप्स की, वो क्या एक्चुअल करते क्या है जिंदगी में? डीबगिंग करते हैं एक्चुअल तो ऐसा क्या काम करते हैं सर? वो पता नहीं, ये कहते हैं कि यार हम डीबगिंग करते हैं, तो मतलब ऐप बनाते हैं तो कंपनी से मेरे डीबग करने के लिए देती है। होता है बहुत सारे नहीं करते हैं, नहीं क्यों नहीं करते होंगे डीबगिंग। मैं भी क्या आपके पास डीबगिंग के लिए होता क्या है, आप अच्छा आपके पास और क्या क्या स्टेप्स होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, प्रोजेक्ट डीबगिंग, आपके पास मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको टोटल आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं।
अब आप प्लीज मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने अंदर एक आदत डाल लें, वो एक खुद से पढ़ने वाली, कि मैं अगर आपके पास कोई रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट आता है, रिएक्ट नेटिव आपने नहीं पढ़ी, तो आपने नहीं पढ़ी और आपने काम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, इसमें बहुत कम गैप होना चाहिए। सही है? आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया रिएक्ट नेटिव का और आपको रिएक्ट नेटिव नहीं पढ़ी, सही है? तो इसका जो गैप है ना दरमियान में, वो आपको कम से कम जिस दिन हो गया ना, उस दिन आप, यकीन से बता रहा हूँ, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आए, कुछ भी चीज़ आए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, गूगल करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, दोस्तों से हेल्प लेंगे, प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे, और आपको नहीं आती और आपने उस पर प्रोजेक्ट बना लिया, उसका गैप कम से कम होना चाहिए। सही है? क्योंकि उसकी वजह है हमारी मार्केट बहुत स्पीड में चेंज हो रही है, डिपेंडेंट नहीं हो क्लास से, प्रोजेक्ट से। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं सर मैंने एक रिएक्ट का कोर्स करा था और मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ, रिएक्ट की जॉब भी कर रहा हूँ, आजकल मार्केट में AWS का बहुत अच्छा बूम चल रहा है, मुझे ये बताएं कि AWS का कोर्स कहाँ हो रहा है। तो मेरा उनसे इस तरह के सवालों वालों लोगों से सवाल है कि भाई आपको AWS के कोर्स की जरूरत क्यों है? आप खुद से स्टार्ट कर दो। कोर्स की जरूरत क्यों है आपको? वेट क्यों है? क्योंकि कोर्स कराएगा तो आप पढ़ेंगे। सही है? तो ये अपने माइंड में रखना है। तो प्लीज अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं एक स्टैंडर्ड और बड़े लेवल पे जाऊं, मार्केट में है कंपटीशन, सबको पता है, हर कोई जानता है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट में है कंपटीशन, और वो कंपटीशन आप जब ही जीत पाएंगे जब आप में अपनी विलिंग होगी कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। सही है? सर क्लास का कोड शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं कोड से बिल्कुल, अच्छा कोड ऑलरेडी मेरे पास गिटहब पे रखा है, कोड ऑलरेडी मेरे पास गिटहब पे रखा है। अब मैं आपको ये सब सारी बातें बताने का मकसद ये था, नेक्स्ट क्लास से पहले आप एक खुद से सेल्फ स्टडी करके आएंगे, और वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बना बनाया प्रोजेक्ट दे देता हूँ उसका, वो आपके पास है, ये देखिए ये रखा हुआ कोड, वो है आपके पास रिएक्ट रिडक्स ऐप, ये देख लें। अच्छा ये 4 घंटे पहले इसमें से मैंने कुछ अपडेट करा आप लोगों के लिए, रीडमी फाइल में अपडेट करा एक्चुअली। मैंने रिडक्स लिखा बस समझ लिया और मुझे अभी भी नहीं समझ लगी, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक। नहीं मुश्किल नहीं है, देखिए सर यकीन करें मुश्किल, मैं भाई से एग्री करता हूँ, वाकई नहीं समझ लगती। ये मैंने बना बनाया एक प्रोजेक्ट रखा है, मेरे देखें बना बनाया एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है रिएक्ट रिडक्स ऐप के नाम से, 10 मंथ्स अगो ये बना हुआ है, अभी 4 घंटे पहले इसकी मैंने रीड में अपडेट करी है। अब आप एक काम करें, बनाए बनाए प्रोजेक्ट को समझ लें, इतना तो कर सकते हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, इसमें एक एक्शंस का फोल्डर है, एक मिडिलवेयर है, एक रिड्यूसर है, एक app.js है, एक index.js है। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, बने बनाए प्रोजेक्ट को समझ। सही है? इसमें लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज हो रही है, ये नाम मैंने लिख दिया। ट्राई करेंगे, लेकिन मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ मुश्किल है रिडक्स। नहीं मुश्किल नहीं है, 3 लाइब्रेरीज है, रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, आप ट्राई करें और बिल्कुल ट्राई करें, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप में से कोई डेवलपर है ना, उसने ये बगैर पढ़ाए इस प्रोजेक्ट को देख के समझ ली, तो उसके लिए अच्छा है। वो आगे पता नहीं कितनी चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है, मैं यकीन से बता रहा हूँ, डेटा कुछ भी नहीं है, आगे इतनी डेप्थ में चीजें। जावास्क्रिप्ट इतनी बड़ी है, मैं लाइब्रेरी दिखाने का मकसद क्या था, तो लाइब्रेरी दिखाने का मकसद ये था आपको इस लेवल पे जाना है। जो मैंने रिएक्ट आउटर डॉम की लाइब्रेरी ओपन करके दिखाई थी कि वो आप लाइब्रेरी के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी भी तो किसी ने बना के रखी है ना। तो चलें, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास का टाइम भी खत्म होता है, 4 तो हमारे बच गए, क्लास भी थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी और काफी टाइम हम लोगों ने अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर काइंडली देखें, हमें किसी टीचर से कोई इतराज नहीं है, जो मर्जी आके पढ़ाएं, लेकिन आप ये सरदारियां लाते हैं, आपको पता था हमने बैक क्लास में क्या पढ़ाया हुआ है, तो सर काइंडली थोड़ा सा ना ये खुद आ जाया करें,
हमें किसी टीचर से कोई इतराज नहीं, कोई कैसा पढ़ा रहा है, सब माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं होता पीछे क्या पढ़ा और आगे अच्छा क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स आप लोगों के नहीं सर पता है क्या करें सर, मैं आपको सजेशन देता हूँ सर, आप जिस दिन चाहे हर एक के साथ इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी जा सकता है सर, जो आपने उस दिन टॉपिक पढ़ाया हो ना, लास्ट टॉपिक पढ़ाया हो, वो आने वाली टीचर को बता दें कि हमने लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल फंक्शंस पढ़े थे। आप उस टीचर को ये भी बता दें जाके उसने जो पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल एरो फंक्शंस पढ़ाने हैं, और फिर उसे ये भी बोलें कि पूरी फीचर्स तमाम उसको कंप्लीट करना है, और फिर जब आप आए तो उस टीचर से पूछ लें कि उसने पूरा कंप्लीट फीचर्स पढ़ा दिए, बस सिंपल हो जाएगा। अच्छा तो फिर वो मिक्सअप नहीं होगा, सीक्वेंस में मिक्स नहीं होगा। तो आप लोग लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, टॉपिक्स के नाम बताएं। मेरे पास जो नाम है मैं आपको बता दूं, मेरे पास कौन कौन से नाम है। मेरे पास है लोकल इंपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिड माउंट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, प्रोमिसेस, एसिंग, अवेट, ये सारे टॉपिक्स सर ये आज हमने ज्यादा डिटेल में पढ़े। एक घंटे में सब पढ़ लिए थे, वो सर से निकल गए थे सारे के सारे। तो आप लोग कोशिश करें प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और यही हमारे लास्ट क्लास का मॉड्यूल था कि हमें, अच्छा लोकल इंपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो आप लोग शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन एक बता दिया, बहुत अच्छी बात है। डिड माउंट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये जो है आज हमने डिटेल में पढ़े। प्रॉमिस, एसिंग, अवेट आप लोगों को समझ आ गए होंगे होपफुली। यस सर। हाँ जी। जब आप एपीआई से हैंडलिंग कर रहे होंगे, और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया है इससे रिलेटेड, अगर आपको याद रहे, ये वाला ई कॉमर्स ऐप का। अच्छा ये कहीं भी जमा नहीं कराना, आपकी अपनी आरएनडी की नहीं है, क्योंकि ये असाइनमेंट कोई असाइनमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। इस तरह की कोई ऐप होती नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। सही है। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये जो लेक्चर्स की, काइंडली वो ना उसका लिंक जो ना वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा नेक्स्ट क्लास में शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, शायद, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा रिडक्स का, और यही वाला प्रोजेक्ट होगा जो मैंने आपको दिया है, इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा डेप्थ में देखना है। तो अच्छा आप ये बताएं आप कौन से ग्रुप पे हैं? अगर मैं कोई अनाउंसमेंट करना चाहूँगा तो सब तक कैसे पहुँचेगी? कोई ग्रुप है आपका? फ्रीलांसर वाला ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप में टेलीग्राम वाला, व्हाट्सएप अगर आप में फेसबुक पे कर दिया करें, फेसबुक पे पहुंच जाती है हम सबको ग्रुप में, सीएनसी ग्रुप में। अच्छा कोई है, किसी को एतराज है कि फेसबुक तक मेरे पास नहीं पहुँचती? टेलीग्राम पे भी सही है, फेसबुक पे भी सही है, दोनों पे क्या सर टेलीग्राम पे भी कर दें, वो वहाँ पे नहीं, कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें सिर्फ आप लोग हो और कोई ना हो। सर वो फिर व्हाट्सएप का है, लेकिन उसमें कम है, व्हाट्सएप वाले में लोग मैं तो किसी में शामिल नहीं सर। सर फेसबुक सही है। सर फेसबुक पे अच्छा एक काम करें, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक किसने बनाया हुआ वो शेयर करें। अभी कोई भी नहीं जाए क्लास में, सब प्लीज थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर करें। अच्छा उस व्हाट्सएप पे कौन कौन लोग हैं और आपके अलावा, हमारी क्लास के अलावा कोई आउटसाइडर है? सर कोई पता नहीं, यपन कतीता मचा हुआ है, पता नहीं कौन से ग्रुप में कौन किधर से आया हुआ है, यकीन करें। कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारी इस क्लास की 50-60 स्टूडेंट्स और कोई और सर नया बना ले, यही हो सकता है। आप में से कोई एक नया बना ले, कोई भी अगर उसको एडमिन करना चाहता है नया सर आप ही बना ले, सर आप ही बना ले, आप ही आप बना ले। अच्छा किसी ने लिंक शेयर करा है, कोई बताएगा इसके बारे में? हाफिज समीर, आप इसके सर बारे इसमें में बताएंगे? तकरीबन 26 एक बंदे हैं। कौन है वो, हमारी क्लास से या आउटसाइडर कहीं और की, कोई और सी क्लास कुछ से? पता नहीं है कौन किधर है। तकरीबन कुछ हमारे हैं, बाकी पक्का पता नहीं है। तो ये फिर ये ग्रुप को छोड़ दें, फिर इस ग्रुप को आप छोड़ दें, अगर है तो लीव हो ओके जाए, सर, लीव हो ओके जाए, सर। कोई मसला नहीं। कोई नया ग्रुप बना सकता है अभी करंटली? सर आप बना ले प्लीज, काइंडली। अभी नया ग्रुप बनाए। आप में से कोई बनाना चाहे? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप चले मैं बना रहा हूँ, क्या सर बनाया, आप बनाए सही है। न्यू ग्रुप बना रहा हूँ मैं। हम करते रहेंगे। अच्छा स्टार्ट में किसी को ऐड करना होगा, तो मेरे पास कोई स्टूडेंट तो है नहीं, मैं थोड़ी सी देर में सर हम ऐड होते हैं। मैं ऐड तो कर रहा हूँ सर को। और नाम में क्या लिखा, ग्रुप का नाम है हमारे, बैच कौन सा हमारा? बैच 4 to 35। बैच 4 to 35 बाय। तो ये तो एक ग्रुप बन गया हमारे पास, इसका लिंक मैं आप लिंक लोगों नहीं को आया। शेयर कर रहा हूँ।
अब आप जो लोग क्लास से अभी जा चुके हैं, आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, इस क्लास से, आउटसाइड वाले नहीं, सिर्फ मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ। आउटसाइड से हम आते दूसरी क्लास से ना हो, उन लोगों से ये ग्रुप का लिंक आप बिल्कुल शेयर कर दें। और हमारे तक ही नहीं पहुंच रहा अभी तक, पता नहीं अड़ गया क्यों। बादलों में भी रखा हुआ है। मैं सारे को रिमूव कर देता हूँ। सही है, आ गया हमारे पास लिंक। सर कुछ देर बाद ना लिंक को रीसेट करके लिंक दोबारा शेयर ना करना, ताकि लोग ना आ जाए। सर आप ये नंबर अपना दें ताकि सब लोग आपको, और आप फिर आप उसको जो है ना ऐड करें। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं यही है। वो फिर सर के लिए हेक्टिक हो जाएगा। सर ये चैट पे डाल दे, सर ये चैट पे डाल दे। सब माशाल्लाह प्रोफेशनल है, ऐसी हरकत कोई नहीं करे। ग्रुप इनविटेशन देंगे वो किसी के पास भी चला जाता है। नहीं सर, कुछ देर बाद ना इन्विटेशन लिंक रीसेट कर देना, फिर किसी के खुद एक्सपायर नहीं होता, खुद एक्सपायर हो जाता है। नहीं सर, वो रीसेट करना पड़ता है। हाँ रीसेट कर आज खत्म होगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं लेकिन लिंक सर जी अभी तक नहीं आया आई थिंक। अच्छा एक मिनट रुका, एक मिनट रुका। सब नहीं है लोगों में क्या? ये आ गया। तो इसको लिंक नजर भी आ रहा होगा, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में सबको। इसलिए मैंने कहा है कि एटलीस्ट ना मैं आप लोगों को कुछ अगर देना चाह रहा हूँ ना असाइनमेंट, मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। सही है, काइंडली ऐड हो जाए सब। और प्लीज आप लोग माशाल्लाह से सब सबसे अच्छी उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह से, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, कि ग्रुप का लिंक पब्लिक नहीं करना। और उम्मीद है कोई भी नहीं करता, स्टूडेंट ऐसे नहीं करते, साइड सी बात है। इस लेवल पे आप लोग, लेकिन सर आपको भी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे भी ग्रुप में बहुत सारे लोग जो है सब्र नहीं करते, तो वहाँ कैसे करेंगे? ठीक है। तो पुलिस सबके पास लिंक पहुंच गया होगा, सबके पास लिंक पहुंच गया होगा। ऐड कर लेंगे लिंक सबके पास पहुंच गया है। क्लास को हम एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास से जो भी मैसेज होगा मैं आप लोगों को ग्रुप पे दे दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप मुझे सुन सकते हैं? ये जो नेक्स्ट सर, क्लास मेरा रिपोजिटरी ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी वहाँ पे कोड रखा है पहले से, अपडेटेड है। ठीक है, पहले से है। आपको मैसेज किया, आप मुझे ऐड कर लेंगे अभी? अच्छा हाँ, मैं ऐड कर देता हूँ। खुला हुआ है और ये व्हाट्सएप मोबाइल पे, इसलिए मैं कह रहा था यही हो जाएगा। मैं आपको एसएमएस किया है असद ऐड में। ठीक है, व्हाट्सएप पे देखें। हाँ मैं कर रहा हूँ ऐड। तो आप लोग आपस में ये लिंक शेयर कर दें, जो क्लास से जा चुके हैं उनको भी लिंक शेयर कर दें, और जो लोग क्लास में हैं उनसे प्लीज ज्वाइन हो जाएं। हम जो भी डिस्कशन होगी वो ग्रुप पे कर लेंगे आगे की। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।